Jinnah never wanted Jammu Kashmir and Hyderabad to be part of Pakistan. क्यों? क्योंकि जिन्ना साहब की इच्छा थी कि वो मुसलमानों के सोल स्पोक्समैन बने। अंदर ही अंदर से जिन्ना वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। सबसे वल्नरेबल कौन सी बॉर्डर है इंडिया की? Pakistan, China, they are the same because the proxy war which ISI does on India is all done with the blessings of China. Pakistan cannot do anything by itself, which India can. Everybody is saying कि India will become a very superior power in the world, right? And we are competing neck to neck with China. Challenges of China are you cannot have economic development without democracy. China में you only get to see what is shown about China. ये है करंट मैप ऑफ इंडिया। हाँ। बहुत ही ज्यादा स्टेट्स बन गई हैं इसमें। डू यू थिंक इतनी स्टेट्स होनी चाहिए? यस होनी चाहिए। कुछ जो बहुत बड़ी स्टेट्स हैं हमारी, जैसे उत्तर प्रदेश है, इसका रीऑर्गेनाइजेशन भी हो जाना चाहिए। तब ऐसे क्यों बोलते हैं कि यूपी कंट्रोल करता है देश की पॉलिटिक्स? इस पूरे एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बड़ा चैनल होगा, और जितना बड़ा ये चैनल होगा उतने बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे, ताकि हम आपको और बेटर वैल्यू दे पाएँ। आगे बढ़ने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, ताकि कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाएँ। और इस पूरे एपिसोड का ऑडियो वर्जन स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। ओरिजिनली इंडिया कितना बड़ा था? There's two ways of looking at it. एक है सिविलाइजेशनल इंडिया और एक है पॉलिटिकल इंडिया। सो पॉलिटिकल इंडिया में दो पार्ट्स आप कर सकते हैं। द पॉलिटिकल इंडिया एट द पीक ऑफ द एम्पायर, लेट अस से 1903 जब वो कोरोनेशन दरबार हुआ दिल्ली में, उस समय इंडिया स्ट्रेच फ्रॉम राइट फ्रॉम अफगानिस्तान अप टू दिस प्लेस, एंड बर्मा वाज आल्सो अ पार्ट, अ प्रोविंस ऑफ इंडिया इन दैट सेंस, वाज अ प्रोविंस ऑफ इंडिया। फ्रॉम अफगानिस्तान टू बर्मा ये पूरा इंडिया ही था। ये पूरा इंडिया था 1903 में। 1903 में एडन जो है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ द बॉम्बे प्रोविंस, एडन इन द गल्फ। एडन से लेके बर्मा तक ये पॉलिटिकल मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया आप कह सकते हैं। ओके, नाउ वी गो बैक टू द एंशिएंट इंडिया और द सिविलाइजेशनल इंडिया, तो मैं उसको कहूँगा कि जैसे वो पहला जो श्लोक है हमारा भागवत गीता का, कि वो पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि बताओ संजय, ये कौन सी फौजें हैं जो कौरवों की तरफ हैं और कौन सी फौजें हैं जो पांडवों की तरफ हैं। तो वो पूरा उसमें नरेट करता है। तो उसके अंदर गंधार से लेके यहाँ तक अपना ये अरुणाचल प्रदेश तक का एरिया, यहाँ पे मलया किंगडम, यहाँ तक के जितने जो किंगडम्स आए, क्योंकि 19 आर्मीज थी कौरवों की तरफ, 11 आर्मीज थी। एक आर्मी का मतलब एक आर्मी में बहुत सारे आर्मीज थे। तो उसके अंदर पता लगता है कि 3 को छोड़ के, उडुपी और जम्मू कश्मीर के राजा को छोड़ के बाकी सब जो राजा थे वो या इस तरफ थे या उस तरफ थे। तो वन इज दैट वी कैन लुक एट सिविलाइजेशनल इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल दोज एरियाज जहाँ पे महाभारत रामायण का वो रहा, बट नॉट इंक्लूडिंग दोज एरियाज जहाँ पे हमारे एक्सपीडिशंस गए, जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये यहाँ पे इंडिया का इन्फ्लुएंस रहा, बट कोई डायरेक्ट रूलरशिप यहाँ कोई डायरेक्ट उस तरह की अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। बट देयर इज द कोर सिविलाइजेशनल एरिया एंड द लार्ज, बिकॉज वैसे तो वियतनाम में भी चंपा किंगडम थी, 4वीं सदी तक चंपा किंगडम वाज आल्सो हिंदू किंगडम इन दैट सेंस। दुनिया के सबसे बड़ा जो हमारा टेम्पल है वो तो उधर है, कंबोडिया में। तो दैट इज़ वन एस्पेक्ट। फिर अगर इफ यू लुक एट द सॉफ्ट पावर और द सॉफ्ट इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया, वो तो ज़ेन बुद्धिज्म इज एक्चुअली ध्यान। ज़ेन ध्यान से आया है, द वर्ड ज़ेन कम्स फ्रॉम द वर्ड ध्यान। ओके, तो वो फिर चलते चलते तो वी गो टू कोरिया, तो वहाँ पे भी बहुत सारे संस्कृत श्लोक्स, बहुत सारे वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो उनके पुराने टेम्पल्स में, ऑल्दो कोरिया इज नाउ बिकम, हाफ ऑफ इट हैज बिकम क्रिश्चियन, बट सो दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट आई वुड से एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड एज अ सिविल सर्वेंट, आई वुड रिगार्ड India as all those territories which are defined in Article 1, Schedule 1 to the Constitution of India. हमारे संविधान में बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि भारत क्या है। ओके, भारत की ज्योग्राफी डिस्क्राइब की गई है। तो जो भारत की ज्योग्राफी है वही हमारी ज्योग्राफी है। ये वो ये दिस इज इट ओके, बिकॉज इसमें पाकिस्तान को हमने एक्सक्लूड कर दिया है इसमें। बट फॉर अ ग्रेटर क्लैरिटी आई वुड गो टू दिस मैप, ये वाला जो मैप है ना, इसके अंदर जो है, बिकॉज दिस इज द मैप विच सेज इंडिया, शोइंग स्टेट्स
showing, क्या लिखा है, showing the position of Indian states under the new constitution. So I would regard this 1950 map, the map published after 26th January 1950, as the most authentic map of India. It says India showing the position of states under the new constitution, right? तो प्रोविंस शब्द हट गया, और इस समय हमने हमारी सारी की सारी जो प्रोविंसेस थी वो भी स्टेट्स बन गई, और जो रजवाड़े थे, जो पहली जो थे, उनको भी हमने स्टेट का दर्जा दिया. तब हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स बनाई. ओके, क्या मतलब होता है? उसमें पार्ट ए स्टेट्स वो थी जो डायरेक्टली, जो शुरू से पुरानी जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी वो पार्ट ए स्टेट्स बन गई. इसके अंदर आज उसके अंदर वो गवर्नर्स और राज्यपाल बने. तो क्योंकि कौन सी स्टेट्स थी ऐसे पार्ट ए में? पंजाब, बॉम्बे, मद्रास, दीज आर ऑल दी ओल्ड पार्ट ए स्टेट. अब क्योंकि आज की डेट में तो हमें चाहे लग रहा हो कि राजा महाराजा क्या थे, लेकिन उन दिनों में इनका बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस था, क्योंकि उस समय देश का लगभग आधा हिस्सा और 1/3 पॉपुलेशन जो थी वो राजा महाराजाओं के पास थी. इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस भी था. तो इन राजाओं को सेटल करने के लिए इनको हमने राज प्रमुख का दर्जा दिया. जैसे जो महाराजा थे जम्मू कश्मीर के, उनको हमने जम्मू कश्मीर का राज प्रमुख बना दिया. हैदराबाद का जो निज़ाम था उसको वहाँ का राज प्रमुख बना दिया. मैसूर के जो वडियार थे उनको वहाँ का राज प्रमुख बना दिया. जो छोटी छोटी स्टेट्स थी उनको कंबाइन करके जैसे पेप्सू बना दिया, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन. उसमें जो सबसे बड़ा राजा था पटियाला का, उसको राज प्रमुख बना दिया. कपूरथला जहाँ से मैं हूँ, हमारे राजा थोड़े कम थे तो उनको उपराज प्रमुख का दर्जा दे दिया. अब ये तो ठीक हो गया. अब राजस्थान, ग्वालियर, यहाँ पे तो बहुत थे. आपके मध्य प्रदेश में तो राजा ही राजा थे, मतलब हर 10 किलोमीटर पे राजा थे. अब क्या किया जाए? उसमें भी उन्होंने ये किया कि एक तो बना दिया राज प्रमुख, एक बना दिया उपराज प्रमुख, फिर बना दिया कनिष्ठ उपराज प्रमुख, ज्येष्ठ उपराज प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख, मतलब तो पूरा करके मतलब राजाओं को, महाराजाओं को सेटल करने के लिए ये सब उन्होंने अलग अलग पोजीशन, और ये सब कांग्रेस ने दी. हाँ, उस समय बिल्कुल, उस समय तो जो रूलिंग पार्टी थी उसने ये सब किया, बिकॉज दैट वाज रिक्वायर्ड. प्रीवी पर्सेस सेटल किए. दो Nehru, Gandhi, everybody together took a call. Gandhi was not, Gandhi was no longer, was Gandhi को इससे हम थोड़ा अलग रखते हैं, because this Gandhi ji was not really involved in the day-to-day politics of this aspect, except कि उनके पास जब भी कोई डेलीगेशन आया तो उन्होंने कहा कि आप प्रजा मंडल जो थे उनसे बात करिए, बिकॉज हर स्टेट में जहाँ पे जो एरियाज तो डायरेक्टली ब्रिटिश प्रोविंसेस में थे उनमें तो कांग्रेस थी, और बाकी जो थी उसके अंदर प्रजा परिषद या ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस थी. अब जब हम ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस की बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पहली बार ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कांग्रेस में आए थे, हरिपुर सेशन में सुभाष बोस के साथ. और तो उनके ही वॉज अ वेरी पॉपुलर लीडर. अब इसमें ये सवाल आता है कि ये जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, एक तो बात मैं क्लियर कर दूं कि जिन्ना नेवर वांटेड जम्मू कश्मीर एंड हैदराबाद टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान. क्यों? मन से नहीं चाहते थे, क्योंकि जिन्ना साहब की इच्छा थी कि वो मुसलमानों के सोल स्पोक्समैन बने. और उनकी जो अथॉरिटी थी इस्लामिक वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में, वो दो लोग चैलेंज कर सकते थे. एक तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बिकॉज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वाज अ वेरी पावरफुल ओरेटर. मतलब उनकी भी आई डू नॉट एग्री विद हिज लेटर डे फिलोसफी, लेकिन एक ज़माने में तो उन्होंने अपनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया. बिकेम उसमें ही वांटेड टू मेक इट इंक्लूसिव. यूएन में जाकर उन्होंने स्पीच दी इंडिया के फेवर में, इंडिया की डिफेंस में, और बड़े पावरफुल स्पीच. और वो कहाँ के थे? कश्मीर के थे. ओके, ही वाज फ्रॉम कश्मीर. और इसमें भी देखो, ये इनकी एजुकेशन हुई जबरन सिस्टम. जबरन था कंपलसरी एजुकेशन. ओके. अब महाराजा हरी सिंह ने कंपलसरी एजुकेशन दी, इन्होंने कंपलसरी एजुकेशन पाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे, वहाँ से तकरीर करना अच्छा आया. वेरी पॉपुलर लीडर, एंड ही हैड बिकम द लीडर ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कांग्रेस इन 1938 से ये कांग्रेस के फोल्ड में आना शुरू हो गए थे. ओके. ही कुड चैलेंज जिन्ना. जब जिन्ना आते थे जम्मू कश्मीर में तो जिन्ना गो बैक के स्लोगन लगते थे, बिकॉज एक तरफ बहुत पॉपुलर लीडर थे और दूसरा ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद.
क्योंकि निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज इक्वली पावरफुल एंड इक्वली इम्पोर्टेंट। तो नोशनली ये सब कहते रहे कि ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर से जिन्ना वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। उनके ऊपर बड़ी अच्छी किताब है इश्तियाक अहमद साहब की, वो पढ़नी चाहिए। तो दैट इज दैट एस्पेक्ट। तो वो चाहते नहीं थे कभी भी कि जम्मू कश्मीर और हैदराबाद पार्ट बने। मतलब वो कह नहीं सकते थे, लेकिन मतलब अंदर ही अंदर से ही नेवर रियली ट्राइड वेरी हार्ड फॉर दैट। मतलब अगर तो, लेकिन जैसे जूनागढ़ में तो वो भुट्टो के ग्रैंडफादर प्राइम मिनिस्टर थे, तो जूनागढ़ तो मतलब चला गया था। वो जो महाराज थे वो अपने कुत्तों को लेकर चले गए, बीवियों को छोड़ के चले गए। तो दैट्स अनदर स्टोरी, यू नो। बट सो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये 1950 में हमारे पास 4 किस्मों की स्टेट्स आ गई। पार्ट ए स्टेट्स जो डायरेक्टली ब्रिटिश से कंट्रोल थी, बाद में उसमें फिर पार्ट बी स्टेट्स, फिर पार्ट सी स्टेट्स वो थी जिनको हमने यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस बनाए, जो छोटी थी और जो इतनी बड़ी नहीं थी कि उनको स्टेट का दर्जा मिल सके। जैसे हिल स्टेट्स हो गई, या इधर कूर्ग बन गया, या अजमेर था, वो कमिश्नरेट्स बनी वो, राइट। तो दैट वाज पार्ट सी स्टेट। और फिर पार्ट डी स्टेट जैसे अंडमान जो थोड़ा दूर के थे, तो दैट वाज पार्ट डी स्टेट्स। इस तरह हमारा पार्ट ए बी सी डी स्टेट्स बने। ये हमारा नक्शा बना 1950 में, और ये रफली थोड़ा रिकग्नाइजेबल हो गया। मतलब पिछले नक्शे से तो इस नक्शे में आप काफी क्लैरिटी। एक चीज़ जो मैं आपको इस नक्शे के बारे में बताना चाहूँगा वो ये है कि पूरे के पूरे नॉर्दर्न फ्रंटियर में द वर्ड यूज्ड इज तिब्बत। चाइना शब्द हमने यूज़ नहीं किया है। अंग्रेज़ों ने कभी भारत की बाउंड्री के साथ चाइना की बाउंड्री नहीं रखी थी। उन्होंने हमेशा शब्द यूज़ किया तिब्बत। और उनके कंसेप्शन में ये सारा तिब्बत था, और हमारे कंसेप्शन में भी ये तिब्बत ही था। लेकिन जब हिंदुस्तान में जब पहला हिंदी का नक्शा बना 1952 में, तो उसमें पहली बार ये चीन शब्द आया हमारे नक्शे में। ये चीन शब्द आ गया हमारे नक्शे। यस। सो वी मतलब दिस इज एग्जैक्टली दी पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो हमें सीखनी चाहिए थी। मतलब जो हम अपने नेबर्स को कैसे बुलाएंगे। देखिए अब भारत ने तिब्बत में सारे नाम हमने चेंज किए अभी रिसेंटली हमने सारे नाम चेंज किए, बिकॉज हम एक प्रोजेक्शन देना चाहते हैं कि एक्चुअली कुछ नहीं होगा। नाम चेंज करने से फिजिकल रियलिटी नहीं चेंज करती, लेकिन नाम चेंज करने से जो हमारा मेंटल कंसेप्शन है वो चेंज करता है। आपने किस चीज़ को क्या नाम दिया, राइट। तो ये हुआ। मैं एक थोड़ा स्किप करके दिखाना चाह रहा हूँ कि ये तो देखो, इसमें चीन और तिब्बत दोनों हैं। इसमें भी देखो चाइना तिब्बत दोनों हैं। फिर एक समय आता है जब तिब्बत गायब हो जाता है हमारी इमेजिनेशन से। और ये कब का है? दिस इज 1953 में ये तिब्बत गायब ही हो गया हमारे कंसेप्शन से। तो जो बच्चा, आई मीन द चिल्ड्रन हु वुड बी स्टडिंग इन स्कूल, जो 50s में स्कूल में गए होंगे, उनके लिए तिब्बत एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि नक्शे में ही नहीं है। एक्चुअली जब आप एक स्टूडेंट हैं, जब आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में जब आप नक्शा देखते हैं, तो आपके मन में एक कंसेप्शन आता है कि गंगा किधर है, हिमालय किधर है, साउथ किधर है, ये क्या है। बिकॉज दैट इज हाउ वी लर्न आवर इतिहास। मतलब और मैप्स में मेरा इसलिए भी अच्छा शौक था क्योंकि इसमें 100% नंबर आते थे और तो किसी सब्जेक्ट में लेकिन आपको अगर आइडिया है कि गंगा कहाँ बहती है, ब्रह्मपुत्रा कहाँ है, रफ आइडिया भी है कि ब्रह्मपुत्रा यहाँ तो नहीं हो सकती, गोदावरी है तो यहीं कहीं होगी, कावेरी है तो यहाँ होगी, गोमती है तो लखनऊ के पास होगी। अगर ये कंसेप्शन हो तो नंबर अच्छे आ जाते हैं। एनीवे, नाउ वी विल कम बैक टू द मैप्स। ओके फाइन। फिर उसके बाद में दोबारा तिब्बत आया। ये देखिए, दोबारा तिब्बत आया जब हमारा झगड़ा फिर शुरू हुआ तिब्बत के साथ, क्योंकि तब तक हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस तिब्बत के साथ बहुत ख़राब हो चुके थे। वी wanted to have very good relations with China. Panchsheel हुआ, Nehru was very, I mean, Nehru and Chao En-lai were good friends and they thought they'll support each other. लेकिन जब वो रिलेशनशिप ब्रेक हुआ तो फिर हमने तिब्बत ले आए इसमें। तो कहना, you see, राज, the point is कि फिजिकल रियलिटी तो वही है, लेकिन हम उस फिजिकल रियलिटी को कैसे देखते हैं, दैट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट यू प्लेस ऑन द मैप। ये एक मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। ऐसा मतलब नाम चेंज करना, कभी इसको तिब्बत बोलना और कभी इसको चीन बोलना, ये क्यों ज़रूरी है? लाइक इससे क्या होता है? इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जैसे क्या? लॉट ऑफ डिफरेंस। जैसे अब जैसे जब हम इसको रेफर नहीं करते तिब्बत के साथ, तो फिर हमारे कंसेप्शन में तिब्बत है ही नहीं। एक्चुअली मैप इज़ अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। मैप तो मेंटल कंस्ट्रक्ट है। जैसे छोटा सा उदाहरण है,
यूपी को हम यूनाइटेड प्रोविंसेस भी कह सकते थे, यूपी को हम उत्तर प्रदेश भी कह देते हैं। तो उससे एक कॉन्सेप्ट में चेंज आता है ना। जैसे जब हरियाणा शब्द जब आया तो उससे एक आइडेंटिटी का इजहार होता है। बॉम्बे, जब तक बॉम्बे था तब तक एक इशू था। तो मराठा प्राइड जब प्राइड हुई, गुजरात प्राइड हुई, तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात बनना चाहिए। तो इसके एक जो मैप है, मैप आपकी आइडेंटिटी को दर्शाता है, मैप आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन भी करता है। क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी कैसे डिफाइन करेंगे? हम अपनी आइडेंटिटी अपनी भाषा से डिफाइन कर सकते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी अपनी टेरिटरी या अपनी ज्योग्राफी से डिफाइन कर सकते हैं। कई बार वो टेरिटरी में हम अपनी उसको नहीं डिफाइन कर सकते, तो भाषा becomes a very important factor. अब जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जो सिक्किम का एरिया था, जो सिक्किम दार्जिलिंग वाला एरिया था, ये पहले इसमें लेप्चास थे, उसके बाद में भूटियाज आए, उसके बाद में नेपालीज की डोमिनेशन हुई, और बहुत दिनों तक लेप्चा लैंग्वेज जो थी वो फिर ऑलमोस्ट गुम होने के कगार में थी। अब एफर्ट्स करके उसमें थोड़ा सा हमारे वाव की भी कंट्रीब्यूशन है, लेप्चा लैंग्वेज अब रिवाइव हो रही है। और आज की डेट में एक लैंग्वेज को रिवाइव करने के लिए एक टेरिटरी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंटरनेट है। लेकिन आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले अगर आपके पास टेरिटरी नहीं है तो यू विल लूज योर लैंग्वेज ऑल्सो, राइट। तो ये बहुत सारे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और जब ये रीजनलिज्म की बात आती है तो अब मैं आपको एक महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब बॉम्बे का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ बिटवीन महाराष्ट्र एंड गुजरात, उस समय ना तो कांग्रेस, ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ना भारतीय जनसंघ, ना प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें दम था, वो नहीं चाहती थी कि बॉम्बे को रीऑर्गेनाइज किया जाए। क्यों? अब क्यों एक सेपरेट पीएचडी का विषय है, बट क्यों का मतलब ये था कि मतलब दे फेल्ट कि एक इंटीग्रेटेड स्टेट होना ठीक है। बिकॉज एक था कि मतलब पहले एक जब नया जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारा जो पार्टीशन का जो एक धक्का लगा था हमें, उस पार्टीशन के धक्के के बाद से द जनरल फीलिंग वाज कि अब देश में और रीऑर्गेनाइजेशन हमें नहीं शायद करना चाहिए। हालांकि ये प्रॉमिस था कांग्रेस का कि हमें रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटीज़ 1950s की जब देश में वी वर नॉट एज, आज की डेट में तो इंडिया बड़ा टॉप पे है, लेकिन 50s में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी एंड ये फीलिंग थी कि चलो हम अब और इसमें क्या है। लेकिन पॉइंट ये था कि जब महाराष्ट्र और इसकी बारी आई तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना जो नेशनल उनका जो था गाइडलाइन, उसको किसी ने नहीं माना ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल पे संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट आया जिसमें सब लोग मिल गए, मतलब सो दे डिफाइड, इवन सीपीआई को डिफाई किया, सबको डिफाई किया, फिर ये सब हो गया। उसके बाद में फिर दोबारा उसी इंफॉर्मेशन में आ जाते। अब जैसे उत्तराखंड बना, जब उत्तराखंड बनना था तब तो उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड बनाओ। एक बार उत्तराखंड बन गया तो डिमांड ही चेंज हो गई, बिकॉज यू कैनॉट कंटिन्यू। एक बार एक और भी पॉलिटिक्स में एक चीज़ आती है कि जब एक डिमांड फुलफिल हो जाती है तो फिर उस डिमांड की कोई खास इंपॉर्टेंस रहती नहीं। यस, वो एक चीज़ सेटल हो गई तो ख़त्म हो गई। अब उत्तराखंड बनने के बाद यूकेडी का एक भी एमएलए नहीं है। इट इज़ ऑलवेज रोटेटिंग बिटवीन कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। इस बार बीजेपी 2 बार सेकेंड टाइम जीत गई, लेकिन वो रीजनल पार्टी का जो है वो ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म हो गया। कई की जगह में रीजनल पार्टी फिर रिसरेक्ट हो जाती है। तो पॉलिटिक्स और ये जो है बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें होती हैं, लेकिन चीज़ ये है कि हिस्ट्री हमें बताता है कि कोई भी चीज़ यू कैन नेवर से कि द थिंग हैज़ बिन, हिस्ट्री मूव्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। इसके बाद क्या हुआ, क्यों हमारा मैप चेंज होते गए? क्या हुआ कि ये 1952 में तो ये पहला हिंदी नक्शा बना। इसमें जब छप गया तो साउथ में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। दे फेल्ट कि इट्स एन इम्पोजिशन ऑफ हिंदी ऑन देम, और इसको मद्रास सेक्रेटेरिएट में जलाया गया। अब क्या हुआ कि 52 में पॉटी श्रीरामल्लू और इन्होंने एक हंगर स्ट्राइक शुरू की कि बिकॉज
एक क्राइटेरियन बनाया गया था कि नई स्टेट कब बन सकती है, अगर कंटिन्यूस एरिया हो, भाषा एक हो। तो मद्रास जो था वो एक कॉम्पोजिट स्टेट थी। मद्रास के अंदर तमिल भी थे, मद्रास के अंदर तेलुगु भी थे, मद्रास स्टेट के अंदर बहुत सारी उड़िया स्पीकिंग पॉपुलेशन भी थी, मद्रास स्टेट के अंदर मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन भी थी। तो सबसे पहले एजिटेशन जो हुई देश में, दैट वाज पोटी श्रीरामल्लू, उनके पहले आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, और हंगर स्ट्राइक की और उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो ऑल हेल ब्रोक लूज, और मेरे ख्याल 15 दिसंबर को इस टाइप उनकी डेथ हुई, और 3 दिन के अंदर नेहरू हैड टू डिक्लेयर कि ठीक है हम एक आंध्रा स्टेट बनाएंगे। तो सबसे पहले आंध्रा स्टेट बनी। आंध्रा स्टेट जो थी वो तेलुगु स्पीकिंग रीजन ऑफ मद्रास स्टेट की थी, क्योंकि हैदराबाद भी तेलुगु स्पीकिंग था। हैदराबाद वाज अ कॉम्पोजिट किंगडम, ओल्ड जो था। हैदराबाद के अंदर कन्नड़ा भी थे, हैदराबाद के अंदर ये मराठी स्पीकिंग और तेलुगु स्पीकिंग भी थे। लेकिन तेलुगु स्पीकिंग पीपल ऑफ हैदराबाद वो इसी में रहे, आंध्रा 1.0 1.0, बिकॉज इसमें जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं हैदराबाद के, दे हैव नॉट बीन इंक्लूडेड। फिर लेकिन एक चीज़ हुई, जब आंध्रा स्टेट बन गई तो फिर एक डिमांड उठी कि दे शुड बी अ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो 1953 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, जिसको कहा गया कि आप 2 साल में अपनी रिपोर्ट दीजिए। तो ये जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, इसमें जस्टिस फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, और के.एम. पानिकर। सो एक एम्बेसडर हिस्टोरियन, एक पार्लियामेंटेरियन और एक जूरिस्ट इनके बने। तो इन्होंने पूरा देश का भ्रमण किया, और इनको करीब 1.5 लाख रिप्रेजेंटेशंस मिली। कई जगह लोग नई स्टेट बनाना चाहते थे, कई जगह लोग स्टेट को तोड़ना नहीं चाहते थे। जैसे जब ये रांची गए तो इनको 2 किस्मों के प्रोटेस्ट मिले। मतलब एक कहते थे कि झारखंड को सेपरेट करो, और दूसरी तरफ से फिर एक प्रोसेशन आता था कि बिहार की इंटीग्रिटी को मेंटेन करो। तो ये सब चीज़ें चलती रहती थी, दिस इज गोइंग ऑन। तो क्या इन्होंने ये सब करने के बाद एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई कि ये जो 4 जो सदर्न स्टेट्स थी ये बन गई उस समय। 4 सदर्न स्टेट, जैसे केरला, तमिलनाडु का नाम तो मद्रासी था, मैसूर का नाम भी मैसूरी रहा, और आंध्रा प्रदेश, जिसके अंदर ये आ गया। और हैदराबाद स्टेट जो थी, दिस गॉट हैदराबाद का कुछ एरिया यहाँ आ गया, कुछ एरिया तो हैदराबाद ऑलमोस्ट डिसअपीयर। हैदराबाद बिकेम द कैपिटल, बट हैदराबाद एज अ स्टेट, हैदराबाद एज अ स्टेट मॉर्फ्ड इनटू आंध्रा प्रदेश। और फिर यही आंध्र प्रदेश, उस समय भी एसआरसी ने कहा था कि दोनों रीजन्स की डेवलपमेंट अलग अलग है, बट एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था कि अगर सीएम यहाँ से है तो डिप्टी सीएम यहाँ से होगा। बट एनी केस वो तो हमने देखा कि 2014 में फिर चेंज हो गया। बट द मूल प्रश्न ये है कि जब ये 4 स्टेट्स बनाई गई, उस समय 3 स्टेट्स और थीं जिनको रिऑर्गेनाइज नहीं किया गया। दैट वाज असम, बॉम्बे एंड पंजाब। मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश को रिऑर्गेनाइज कर दिया था। मध्य प्रदेश तो इंटरनल था ना, इसमें तो काफ़ी, जैसे मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश भी मच लार्जर, बिकॉज तब मध्य भारत था, मध्य प्रदेश था, विंध्य प्रदेश था, इन सबको मर्ज करके ये बना दिया गया। लेकिन फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द नेशन, असम, बॉम्बे और पंजाब, दे वर नॉट रीऑर्गेनाइज्ड। और इसमें एसआरसी ने कहा कि जो स्टेट्स का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है उनको हम रीऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, बिकॉज जब तक बीएसएफ नहीं बनी थी तब तक जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती थी, दैट यूज्ड टू बी द स्टेट पुलिस। उनको लगा कि ये छोटी छोटी स्टेट्स बन जाएंगी, फिर वो छोटी छोटी स्टेट्स कैसे मैनेज करेंगी। तो ये उनका आर्गूमेंट था, दैट वाज द आर्गूमेंट ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की, इसलिए हमने ये नहीं किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे ये, जब पहले 60 में एजिटेशन हुई महाराष्ट्र और इसके लिए, जब ये फिर बन गया, ये हो गया। 65 की वॉर में ये बीएसएफ क्रिएट हो गई। जब बीएसएफ क्रिएट हो गई तो फिर ये क्वेश्चन आया कि पंजाब को रीऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर सकते। अब होता ये है कि आम तौर पे लोगों को लगता है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की ऑर्गेनाइजेशन इसलिए होगी क्योंकि कोई हंगर स्ट्राइक पे बैठा, कोई ये हुआ। एक्चुअली जो कारण था जिस वजह से पंजाब को रिऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता, दैट वाज द डिफेंस बॉर्डर, वो दैट आर्गूमेंट नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। ये सब चीज़ें जो आपको जब आप गहन अध्ययन करते हैं तो धीरे धीरे करके नजर आती हैं। अब जैसे लक्षद्वीप है, सवाल आता है कि जब ये सब हुआ 56 में उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को केरल का पार्ट बना दो। मलयालम स्पीकिंग थे, मतलब नेली मलयालम स्पीकिंग।
तो लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया? लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया गया क्योंकि केरल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई थी, और आइन मतलब केरल में 1953-54 में जो टोटल वोट थी कम्युनिस्ट पार्टी और पीएसपी की, वो कांग्रेस की वोट से कहीं ज़्यादा थी। एक उस समय इंटरनेशनल तनाव ये था, उनको लगा कि अगर यहाँ पे कहीं रेड फ्लैग लगा दिया गया लक्षद्वीप में तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लक्षद्वीप फ्रॉम टर्निंग communist, because it would have then been part of Kerala, लक्षद्वीप became a union territory जब उसकी सिर्फ 60,000 की आबादी थी। लक्षद्वीप में पहली इलेक्शन बहुत बाद में होते हैं। लक्षद्वीप की पहली इलेक्शन तो 60s में हुए हैं। उससे पहले तक लक्षद्वीप में नॉमिनेटेड एमपीज थे। हमारे अरुणाचल में भी नॉमिनेटेड एमपीज थे टिल अ पर्टिकुलर टाइम। तो जो देश का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे उस शेप में आया। ये है करंट मैप ऑफ इंडिया। हाँ। अब जो हमने फर्स्ट देखा था उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। हाँ। बहुत ही ज़्यादा स्टेट्स बन गई हैं इसमें, राइट? तो डू यू थिंक इतनी स्टेट्स होनी चाहिए? यस, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इनफैक्ट मेरा तो ये आर्गूमेंट है कि कुछ जो बहुत बड़ी स्टेट्स हैं हमारी, जैसे उत्तर प्रदेश है, इसका रीऑर्गेनाइजेशन भी हो जाना चाहिए। बिकॉज एक चीज कि यूपी मल्टीपल स्टेट्स में कट जाना चाहिए। कट शब्द मैं यूज नहीं करूँगा, रीऑर्गेनाइज। ओके, सो यूपी मल्टीपल स्टेट्स में रीऑर्गेनाइज हो जाना चाहिए। क्यों ऐसा? ऐसा है कि देखिए, जो क्लियरली दो किस्मों के फंक्शंस हैं स्टेट के। एक है वो फंक्शंस जो यूनियन फंक्शन है, जिसको आप फेडरल फंक्शन या सेंट्रल फंक्शंस कह सकते हैं, जैसे डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशंस, फाइनेंस, करेंसी, एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवेज, दीज आर नेशनल फंक्शन। तो उसके लिए तो एक सेंट्रल अथॉरिटी है हमारे पास। स्टेट गवर्नमेंट्स का इंक्रीजिंगली जो रोल है, और शुरू से जो रोल रहा है, वो रहा है डेवलपमेंट फंक्शंस का। डेवलपमेंट फंक्शंस, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट फंक्शंस, मैनेजिंग, जैसे आप अभी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, पर कैपिटल इनकम, सेटिंग अप न्यू मेडिकल कॉलेज। इसमें जितनी अगर मैनेजेबल स्टेट हो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब यूपी इतना बड़ा है कि प्रैक्टिकल नहीं है किसी भी सीएम को उसको रिमोटली मैनेज करना। देखिए, देश तो पीएम, सीएम, डीएम, ये 3 इम्पॉर्टेंट अथॉरिटीज़ हैं, और सीएम और चीफ सेक्रेटरी का अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ, एसपीज के साथ अगर एक अच्छा संपर्क रहे तो ठीक रहता है। अब प्रैक्टिकल नहीं है कि आप 80 डिस्ट्रिक्ट्स को मैनेज करें। यूपी अपने आप में अगर इंडिपेंडेंट कंट्री होता तो दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होता। और अगर यूपी में पूर्वांचल बन जाता है, या अयोध्या या अवध बन जाता है, या ये हरित प्रदेश बन जाता है, तो इसमें नुकसान क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने देखा है कि जब ये गुजरात और महाराष्ट्र बने तो इससे दोनों स्टेट्स के डेवलपमेंट हुआ। उत्तरांचल बना, इससे उत्तरांचल की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बहुत बढ़ गई। आपने मध्य प्रदेश में देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बड़ी अच्छी है। नया रायपुर बन गया, बढ़िया सिटी बन गया। इससे इंदौर को कोई नुकसान थोड़ी हुआ है। अगर छत्तीसगढ़ बना तो इससे इंदौर को तो कोई नुकसान नहीं है। और अगर सिटीज़ compete भी कर रही हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इंडिया एज इंडिया, भारत एज भारत, दैट इज सैक्रोसैंक्ट, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो जितना हो जाए उसमें क्या प्रॉब्लम है? आगे जैसे मेरा मुर्शिदाबाद का एग्जांपल देता हूँ। आगे मुर्शिदाबाद एक ज़माने में जब मैं एक बड़ी पुरानी, मेरी वाइफ भी मुझे कई बार कहती, ये मत कहा करोगी, जब मैं डीएम का मुर्शिदाबाद का डीएम था। ये मेरा फेवरेट डायलॉग था, जब मैं मुर्शिदाबाद का डीएम। अरे भाई, जब मैं मुर्शिदाबाद का डीएम था तो तब हमारी पॉपुलेशन, मेरे जिले की पॉपुलेशन तब 65-70 लाख थी। तब 1994-95 की बात कर रहा हूँ। 1 करोड़ पॉपुलेशन हो गई थी, और अब उसके 3 डिस्ट्रिक्ट बने हैं। लेकिन आई कैन टेल यू कि फॉर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू मैनेज अ डिस्ट्रिक्ट विद 65 लाख पीपल वाज अ नियर इम्पॉसिबिलिटी। आप 4-5 टेलीफोन लगे रहते थे। उन्होंने, शुक्र है मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो इधर से सुना कि ये बॉर्डर में प्रॉब्लम, इसको ये कर दो, उसको ये कर दो। तो वेयर इज़ द टाइम?
Now, if a state is smaller, if it is more manageable, आज की डेट में स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या? आज की डेट में स्टेट गवर्नमेंट काम है रूरल हाउसिंग प्रोवाइड करना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना. ये इतनी बड़ी स्टेट में प्रोवाइड करने की बजाय अगर ये थोड़ा मैनेजेबल हो जाए तो इट विल बी वेरी गुड. और ये जो जब तेलंगाना बना उसके बाद में जो एक नोशन था कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को छोड़ के बाकी सब भाषा की एक प्रोविजन होगा, दैट इज़ ऑल्सो गॉन. अब बंगाल है, बंगाल इज सच ए लार्ज स्टेट. अगर बंगाल में नॉर्थ बंगाल और ये हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? अगर विदर्भ बन जाता है तो क्या समस्या है उसमें? अगर यूपी पूर्वांचल में, अवध में, मथुरा में अगर ये 4-5 स्टेट्स में बन जाता है, और ये यूपी की तो रेजोल्यूशन भी है, ये शुड बी रीऑर्गेनाइज इनटू 4 स्टेट, तो उसमें कोई समस्या नहीं लग रही मुझे. समस्या तब होती है अगर और एक और चीज़ है, जो गैप है छोटी स्टेट का और बड़ी स्टेट का, वो गैप बहुत ज़्यादा होता जा रहा है. अब सिक्किम भी स्टेट है, यूपी भी स्टेट है, कोई सिमेट्री नहीं है. अब यूपी के बाद जो नेक्स्ट लार्जेस्ट स्टेट है वो महाराष्ट्र. यूपी में 80 MPs हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, उसके बाद में बंगाल आ जाता है 42 के साथ, फिर और आ जाता है. तो सो एक सिमेट्री अगर होगी स्टेट्स में तो एक, बिकॉज साउथ में भी तो एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है ना, बिकॉज सब समय यूपी बिकम्स द डोमिनेंट एलिमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स. तो वो भी एक क्यों यूपी सब ऐसे क्यों बोलते हैं कि यूपी कंट्रोल करता है देश की पॉलिटिक्स? बिकॉज जहाँ पे 80 MPs होंगे वही कंट्रोल करेंगे. पावर, जो नेचर ऑफ पावर है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते. नेचर ऑफ पावर इज़ वेरी डिफरेंट. लेकिन हमारा जो नेचर ऑफ पावर है ये भी इसलिए चेंज होगा बिकॉज जब नया सेंसस होगा तो नए सेंसस के मुताबिक आप देखेंगे कि हमारी अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. अभी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनमें से 80 से 85% जो हमारे MPs हैं वो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं. लेकिन अभी हमारा देश 85% रूरल नहीं है. 85% रूरल था 1971 में. अब तो देश करीब 30-35% तो हम सब मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअल स्टेट में देखेंगे तो शायद हमारी अर्बन पॉपुलेशन और भी ज़्यादा होगी. अभी तो हमने उनको इंक्लूड नहीं किया जो सीजनल माइग्रेंट हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो अर्बनाइजेशन हैज़ ग्रोन इन अ वेरी बिग वे इन दिस कंट्री. और जब अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो देश की पॉलिटिक्स भी चेंज होगी, बिकॉज अर्बन एरियाज़ में इलेक्शन लड़ने के लिए एक डिफरेंट डायलॉग देना पड़ेगा, एक डिफरेंट कम्युनिकेशन देना पड़ेगा. आप अर्बन एरियाज़ में एक कास्ट पे, एक कम्युनिटी पे वोट नहीं ले पाएंगे. आप अर्बन एरिया में आपको एक विस्तृत पर्सनालिटी इवॉल्व करनी पड़ेगी. जबकि आप अगर एक मतलब एक रिमोट एरिया में तो यहाँ यू कैन यूज द ठाकुर पॉलिटिक्स और द SC पॉलिटिक्स और द कुर्मी पॉलिटिक्स और द यादव पॉलिटिक्स, बट इन अ लार्जर सिटी यू विल हैव टू क्रिएट a new political landscape will come up. Okay. Are you saying कि जो छोटी स्टेट होती है वो ज़्यादा प्रॉस्परस होती है? छोटी स्टेट में डेवलपमेंट फंक्शंस अगर हम करना चाहें, देखिए उसमें क्या है कि हर स्टेट में a lot depends on the chief minister, a lot depends on his political vision, a lot depends on what he wants to do with the state. लेकिन अगर 2 CMs equal हैं in terms of their intent, in terms of their political sense, because let us remember कि states में अगर majority हो CMs की अच्छी खासी, only then they can operate. क्योंकि जब भी अगर जैसे छोटी स्टेट है उसमें अगर 70 सीटें हैं और CM के पास सिर्फ 37 हैं, तो उस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता जिस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाला CM कर पाएगा. बट imagine a situation where there are 2 CMs, both having absolute majority, and then they are functioning in a smaller state. They will do much better than if they had a very, very large state to deal with. That's my assessment. मेरे ख्याल से इंडिया में करीब 20 डिस्ट्रिक्ट्स पे, 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट्स पे एक स्टेट होनी चाहिए मेरे मुताबिक. एक डिस्ट्रिक्ट में भी 20 से 25-30 लाख की आबादी से ज़्यादा वो भी बहुत मुश्किल हो जाती है मैनेज करना, बिकॉज अब जो हमारा पर्पस है वो पर्पस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंट है ना. पर्पस इज़ डेवलपमेंट, पर्पस इज़ लैंड मैनेजमेंट, पर्पस इज़ टू इंश्योर दैट एवरीबडी गेट्स द रूल ऑफ लॉ. दैट इज़ द पर्पस. और जो अंग्रेज़ों का पर्पस था वो अलग था, दैट वाज ओनली प्योर रेवेन्यू कलेक्शन. डंडा मारो, सोटी मारो, रेवेन्यू कलेक्ट करो और छोड़ दो. अब तो हमारा वो पर्पस नहीं. इनफैक्ट अब तो लैंड रेवेन्यू पे जितना पैसा खर्च होता है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने में, उतनी तो शायद रेवेन्यू भी नहीं आती है. तो द नेचर और सोर्सेज ऑफ लैंड रेवेन्यू हैव चेंज्ड. एंड पीपल ऑल्सो वांट अ डायरेक्ट कनेक्ट ना. पीपल वांट अ डायरेक्ट कनेक्ट.
और जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो पाए, देखिए MPs की हम संख्या कितनी बढ़ा लेंगे, अगर हम 443 से 800 भी बना लेंगे तो भी हमारे MPs बहुत so large that they cannot really, I mean it's not practically possible नहीं हो रहा है हमारे MPs को कनेक्ट करना। तो अगर हमारे छोटी स्टेट्स होंगी तो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज भी छोटी होंगी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज छोटी होंगी तो थोड़ा डायरेक्ट कनेक्ट भी हो पाएगा। Okay, so do you think कि if you look at history and if you pick up facts, do you think कि जो हमारे यहाँ छोटी स्टेट्स थी उनका डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ है? बिल्कुल, मैं जहाँ उत्तराखंड का तो मैं बट जैसे if you look at the Seven Sisters, right? Seven Sisters में except for Manipur, all of them have a higher HDI than anybody else. Look at Sikkim. Sikkim is doing so well. सिक्किम का आप GDP देख लीजिए, सिक्किम को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर दी, सिक्किम की एजुकेशन देख लीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। सिक्किम वॉज नेक्स्ट टू कालिम्पोंग, आई वॉज SDO ऑफ कालिम्पोंग। कालिम्पोंग वॉज एट अब कालिम्पोंग अब डिस्ट्रिक्ट बना है। जहाँ मैंने करियर स्टार्ट किया था तो कालिम्पोंग वॉज अ सब डिविजन, नाउ कालिम्पोंग इज अ डिस्ट्रिक्ट। कालिम्पोंग इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सिक्किम। एनीवे, मैं एक बार हम अपने कालिम्पोंग कहाँ पर है? कालिम्पोंग इज इन दार्जिलिंग। ओके। So Kalimpong, Darjeeling, in fact, these were all areas which were claimed by Tibet. These were all areas claimed by Tibet. These were actually Lepcha territories, which were then taken over by the Bhutias, Bhutan. And Tibet was also claiming stake over these places. In fact, मज़ेदार बात यह है कि एक झगड़ा हुआ था इंडिया का टिबेट के साथ। इंडिया ने टिबेट को रिकग्नाइज कर दिया, तिब्बत ने इंडिया को रिकग्नाइज नहीं किया। बोले जब तक आप ये दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिक्किम को हमारा नहीं मानते, हम आपको रिकग्नाइज नहीं करते। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स रही हैं। बट आई रिमेंबर गोइंग टू सिक्किम विद माय चीफ मिनिस्टर एंड आई हैड अकम्पनीड हिम बिकॉज मैं लोकल SDM था तो उनके साथ। तो तब नर बहादुर भंडारी थे CM सिक्किम के। तो उनने कहा कि एक घर दिखाओ सिक्किम में जिसके ऊपर पक्की रूफ ना हो, एक घर दिखाओ सिक्किम में जिस पे पक्की रूफ ना हो, मैं आज छोड़ देता हूँ। बिकॉज छोटी स्टेट में इट इज़ ईजियर टू comparatively easier to manage. Of course, if you have corrupt CMs, if you have a corrupt administration, then it will not work anywhere. I mean, there can be bad people in any system, large हो, छोटे हो, लेकिन अगर एक state manageable है, तो then it is always better. I think, there are limits to how much a human being can do. Limits to how much you can organize the thing. और जब नई जो systems आएंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें redundant होती जा रही हैं। जैसे commissioners important होते थे, अब commissioners important नहीं है because CM directly communicate कर रहे हैं DMs के साथ। easier है, बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो रही हैं। पर कैपिटा कितनी होगी छोटी स्टेट्स की? डू यू थिंक उसमें वो लोग फ्लरिश कर रहे हैं? हाँ, मतलब इफ़ यू कंपेयर, देखिए सबसे हाईएस्ट इनकम तो इस समय गोवा की है। गोवा इज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा GDP इन द कंट्री। हालांकि इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं आपको, डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो GDP है वो लाहौल स्पीति की है। ये रीडर्स को सुन के, लिसनर्स को सुन के हैरानी होगी कि लाहौल स्पीति में ऐसा क्या है। लाहौल स्पीति में आलू का सीड प्रोड्यूस होता है और आलू का जो सीड है वो 250 रुपये किलो है। आलू जो है वो 5 से 10 रुपये किलो है। तो आलू के सीड प्रोडक्शन में जितनी इनकम है वो और कहीं नहीं है। जितनी मारुति कार लाहौल स्पीति में बिक गई उतनी और कहीं नहीं बिकी है। हर जगह का एक अपना अपना नीश बनता जा रहा है ना, नीश बनता जा रहा है जहाँ पे एप्पल प्रोडक्शन हो रही है। अब हिमाचल जो है, हिमाचल का इतना डेवलपमेंट हुआ बिकॉज ऑफ एप्पल्स, एंड फॉर दैट द क्रेडिट गोज टू YS परमार। अगर हिमाचल पंजाब का ही पार्ट रहता तो शायद हिमाचल की जो टोपोग्राफी थी, हिमाचल की जो ज्योग्राफी थी, हिमाचल में जो हॉर्टिकल्चर कॉलेज बना, दैट वाज फोकस्ड ऑन हॉर्टिकल्चर, फोकस्ड ऑन हॉर्टिकल्चर ना, बिकॉज उसी पे था। अब अगर PAU जैसे लुधियाना में, देव डन अ ग्रेट वर्क, लेकिन PAU का फोकस कभी भी हिल एग्रीकल्चर पे नहीं होता था। मतलब स्वाभाविक है, वो चीज़ें स्वाभाविक हैं, उनको मान लेना चाहिए। ओके, क्वेश्चन पंजाब से, बिकॉज वी कीप टॉकिंग अबाउट पंजाब। चंडीगढ़ का क्या सीन है? Like what is चंडीगढ़ का सीन ये है कि मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में अब तो जो पंजाब का जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, हरियाणा का जो कैपिटल है चंडीगढ़, चंडीगढ़ का कैपिटल भी चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ खुद में क्या है? यूनियन टेरिटरी।
एंड वो 2 स्टेट्स का कैपिटल भी, 2 स्टेट्स का कैपिटल भी है। और अब क्योंकि पंचकुला और मोहाली भी ट्राई सिटी बन गए हैं, और अब जो दोनों एमपीज जो वहाँ से चुनाव लड़े, चाहे बीजेपी से और कांग्रेस से, मनीष तिवारी इज वन फ्रॉम द कांग्रेस एंड टंडन वाज, बोथ ऑफ देम द पॉपुलर विल ऑफ द चंडीगढ़ रेजिडेंट्स इज दैट दे वांट टू रिमेन अ यूनियन टेरिटरी, बिकॉज यूनियन टेरिटरी में बहुत बेनिफिट्स हैं, और पंजाब का हिस्सा हो जाएंगे तो शायद वो बेनिफिट्स उनके कम हो जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर एक समय में हो गई होती, अगर चंडीगढ़ पंजाब का पार्ट बन गया होता तो बन गया होता, लेकिन और इसके लिए आई वुड सर्टनली से दैट पंजाब के साथ इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि जब ये प्रॉमिस किया गया था, इट इज़ पार्ट ऑफ सो मेनी अकॉर्ड, इंदिरा गांधी लोगों सब किया गया था, लेकिन क्योंकि हरियाणा में इलेक्शंस थी, इसलिए वो थोड़ी शॉर्ट टर्म गेन के लिए, शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के लिए, आई थिंक देयर हैज़ बीन इट वाज रॉन्ग टू हैव नॉट गिवन चंडीगढ़ टू पंजाब, बट अब वो स्टेज जा चुकी। मतलब इट इज़ लाइक आस्किंग फॉर अ, मतलब हम जैसे नेगोशिएट भी करते हैं, कई चीज़ें होती हैं अगर उस समय हो जाएं तो हो जाएं, अब गई तो गई, अब उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन इतना कंफ्यूजन क्यों है, लाइक हु इज क्लेमिंग व्हाट देन? अभी तो पंजाब इज क्लेमिंग चंडीगढ़, हरियाणा इज नॉट गिविंग अप द क्लेम, और अब वो क्योंकि जो सिटीजन्स हैं चंडीगढ़ के वो खुश हैं इसी में कि यूटी है, बिकॉज यूटी में बहुत ज़्यादा फंड्स भी हैं, और पंजाब ने मोहाली बना लिया, जो उन्होंने हरियाणा ने पंचकुला बना लिया, एक नई ट्राई सिटी बन के आ गई है। एंड अब जो मेन जो इशू था पंजाब का, वो भाषा का इशू इसलिए था क्योंकि एक जो लॉबी थी, जो अगेन इट वाज द लॉबी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर्स एंड पंजाबी न्यूज़पेपर्स, तो बहुत सारे पंजाबी हिंदूज ने कहा कि उनकी भाषा जो है वो हिंदी है, पंजाबी नहीं है। वो गलत था, क्योंकि भाषा तो पंजाबियों की पंजाबी रही, लेकिन वो इशू बना रहा, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू हिंदू सिख इशू। लेकिन जब से पंजाब की भाषा हो गई है तो बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गई। नाउ पंजाबी हिंदूज आर हैप्पी टू स्पीक पंजाबी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट बाउंड्रीज अ लिटिल बिट, बट बिफोर बाउंड्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बहुत बार ये देखने को मिलता है कि एक कंट्री में जो इंडिविजुअल स्टेट्स होती हैं वो डिमांड करती हैं कि हम इंडिविजुअल कंट्री बन जाए, राइट? वो स्टेट से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से, वो बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉर्डर्स एंड कंट्री होना चाहिए, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है, राइट? जैसे पंजाब में एक मूवमेंट उठा था, मूवमेंट रहा, इसमें ट्रेवनकोर में रहा, द्रविड्स ने कहा कि हमें सेपरेट। पाकिस्तान में भी अभी बलोचिस्तान का वो बड़ा होते जा रहा है, मणिपुर में सब लोगों ने कहा कि वी वांट टू बी सेपरेट, नागालैंड में इशू आया, बहुत जगह ये इशू आता है, तो पंजाब में भी खालिस्तान का आया, हर जगह ऐसे मल्टीपल। तो ये क्यों होता है? ये होता है बिकॉज ये एक एक्सर्शन होती है, दैट एक्सर्शन, दैट विश टू डू इट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक्सर्शंस खत्म भी हो जाती हैं, बिकॉज देयर आर मेनी बेनिफिट्स टू बी ऑब्टेन्ड इन बीइंग पार्ट ऑफ द लार्जर नेशन। बहुत बार मैं क्योंकि IAS का और पॉलिटिशियंस का भी चोली दामन का साथ होता है, मतलब वी नो ईच अदर क्वाइट वेल। दोनों की अलग अलग डोमेन है, लेकिन हमें ये भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें पोस्चरिंग होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं बिकॉज उनको कहना पड़ता है, बिकॉज कंसेशन इज़ वांटेड। तो कई बार आप एक डिमांड करते हैं, आपको भी पता है कि वो डिमांड पूरी नहीं होगी, लेकिन उसमें जितना कंसेशन हो सके हो जाए। जैसे गोरखालैंड था यहाँ पे, अभी हाउ कैन गोरखालैंड बी एवर बी मेड, बट गोरखालैंड के चक्कर में उनको गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन तो मिल गई, कुछ तो बेनिफिट हो गया, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा मिल गया, एक दिल्ली में एक गेस्ट हाउस मिल गया, गाड़ियाँ मिल गई, कुछ पॉलिटिकल स्टेटस मिल गया। देखिए, अब जो एक समस्या मैं आपको बताऊं, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिस्टोरिकली हो गई, उनका कोई हल नहीं है। बोडोलैंड और गोरखालैंड, मैं इन दोनों के बारे में बात करूंगा, बिकॉज आई हैव सर्व्ड इन दीज एरियाज। आई वाज इन दार्जिलिंग एज SDM एंड देन आई वाज इन कूच बिहार एज एन ADM। अब जब देश आज़ाद हुआ तो कूच बिहार में बंगाली पॉपुलेशन सिर्फ 20% थी। इट वाज अ मेजॉरिटी कोच, कोची, बोडो इज द सेम एरिया, राइट? इट एक्सटेंडेड। लेकिन जब 47 में जब बंगाल से जब बंगालीज आ गए तो एक साल के अंदर इट बिकेम अ बंगाली एरिया। अब जब उसमें कोच पॉपुलेशन कम हो गई, बोडो पॉपुलेशन कम हो गई, तो उसमें क्या हो सकता है? एट बेस्ट आप भाषा को रिकग्नाइज कर। अब जो एरिया गोरखालैंड मांग रहा है, उस एरिया में गोरखास की मेजॉरिटी नहीं है, उस एरिया में तो बंगाली ज़्यादा हो गए, तो कैसे होगा? एक डिमांड का एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट होता है, जब उस हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कई बार वो पार हो जाता है, और जब पार हो जाता है तो उसकी सोल्यूशन हो जाता है। मैं आगे एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। आयरलैंड की डिवीजन क्यों हुई?
आयरलैंड की डिवीजन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को लेके हुई, भाषा को लेके नहीं हुई, इट वाज ऑन द बेस ऑफ कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। अब बहुत सालों के बाद प्रोटेस्टेंट्स की पॉपुलेशन तो कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ दे आई मीन एंड कैथोलिक्स बिकॉज दे डोंट बिलीव इन फैमिली प्लानिंग, दे डोंट यूज कॉन्डम्स, दे डोंट हैव अबॉर्शन, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। वो पूरा सीक्वेंस ही चेंज हो गया और आयरिश एज अ सिंबल ऑफ आइडेंटिटी खत्म हो गया बिकॉज एवरीबडी इज स्पीकिंग इंग्लिश। आयरलैंड में सरकार को पैसे दे के आयरिश पढ़ानी पड़ रही है बिकॉज मोस्ट पीपल वांट टू लर्न इंग्लिश। सो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो वक्त के साथ बदल जाती हैं। अब वेल्स में वेल्श के साइन बोर्ड वगैरह लगे रहते हैं बट इट्स लूजिंग आउट, राइट? अब यू मे हैव बीन टू वेल्स, यू मे हैव बीन टू स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड में एक प्राइड है कि हाँ हमें वो करना है, स्कॉच विस्की बड़ी अच्छी है, लेकिन अब आप स्कॉच विस्की पे देखिए उसमें सब कुछ तो इंग्लिश में लिखा रहता है। कोई भी अच्छी बॉटल जो है स्कॉच की उसमें वो स्कॉटिश में तो नहीं लिख रहे हैं ना, दे आर राइटिंग इन इंग्लिश बिकॉज बहुत सारी चीज़ें एक कल्चरल एजर्शन के लिए, बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की हैं। तो बहुत मज़ेदार सीन है। और देखो सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा तब आता है, खुशी तब होती है जब ये हैव यू हर्ड ऑफ द टेत्सुओ सिस्टर्स ऑफ नागालैंड? नो। द टेत्सुओ सिस्टर्स नागालैंड आर सिंगिंग पंजाबी टप्पास। अच्छा। इतना मज़ा आता है उनको सुन के, मतलब अकेडमी में उनको जब हमने सुना इतना मज़ा आया। लुकिंग सो ब्यूटिफुल, सो चार्मिंग, सो नाइस, और वो पंजाबी गाने गा रही हैं। इट्स रियली रिमार्केबल। Nice. Right. So a lot of things keep Just happening. for the show. A lot of things, keep changing. And it's nice to see this change. इंडिया के जो नेबर्स हैं, आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, ये कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं हुई, राइट? तो ऐसा क्यों है कि हमारे आसपास की सारी कंट्रीज़ प्रॉस्परस नहीं है? 2-3 इसके कारण हैं। एक तो कारण ये है कि एक जब बड़ा कंट्री होता है तो उसकी एक अपनी इकोनॉमी जो होती है वो उसका डेवलपमेंट का एक अपना प्रोफाइल होता है। पाकिस्तान तो फंस गया क्योंकि उसने अपने यहाँ आर्मी पे इतना एक्सपेंडिचर कर दिया, अपनी जीडीपी को पूरा उन्होंने रोजर कर दिया उसके अंदर। नेपाल में जो टेरिटरी या रीजन की वजह से आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ द थिंग। श्रीलंका वाज डूइंग वेल, लेकिन उन्होंने क्योंकि बहुत सारे जो उनके एग्रीमेंट्स हुए चाइना के साथ, दे ओवर एक्सपोज देमसेल्व्स, इसलिए हुआ। अब मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि इतनी बड़ी इंटीग्रेटेड इकोनॉमी में क्या फ़ायदा होता है। छोटा सा उदाहरण है शहद को लेकर। मैं क्योंकि कृषि विभाग में संयुक्त सचिव था और ये शहद का मसला, कभी बासमती का मसला, कभी हमारे अंडों का मसला, मतलब जितनी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आई यूज्ड टू हैंडल देयर इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड में मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो बेसिकली पॉलिटिक्स है। चाहे वो अब कुछ मसालों को हम कहते हैं कि अच्छे हैं, खराब हैं, ये सब लॉट ऑफ इट इज़ पॉलिटिक्स। अच्छा। अब शहद को लेके हुआ ये मुद्दा ये हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अब हमारे पास मशीन्स हैं जो डिटेक्ट कर सकती हैं कि हनी में पार्ट्स पर बिलियन कितने हैं। पहले हनी को पार्ट्स पर मिलियन में काउंट किया जाता था। उनके पास एक नई मशीन आ गई पार्ट्स पर बिलियन की, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन, आई एम फॉरगेटिंग बिलियन एंड ट्रिलियन। तो उन्होंने कहा कि आप ये मशीन खरीदिए वरना हम आपकी जो इंपोर्ट है यूरोपियन यूनियन में बंद कर देंगे। तो हमने सोचा कि ठीक है, मतलब वी कैन डू इट, वी कैन बाय इट। तो पता लगा कि वो मशीन जो है 20 करोड़ की है, पूरा उसका जो इक्विपमेंट डाल के। तो हमने देखा कि देश में हम 100-150 करोड़ की शहद एक्सपोर्ट करते हैं, 20-25 करोड़ प्रॉफिट होता है। एक और फिर सवाल आया कि ये तो हर साल अपनी जो क्राइटेरियन है वो बदलते रहेंगे। आज पार्ट्स पर मिलियन है, कल पार्ट्स पर बिलियन है, फिर पार्ट्स पर ट्रिलियन है। तो हमने वही आर्गूमेंट किया कि क्या हमारा शहद खा के कोई बीमार पड़ा है? अगर हमारा शहद खा के कोई बीमार पड़ा है तब तो आप इसकी टेस्टिंग करो, लेकिन अगर कोई बीमारी नहीं पड़ा है तो फिर आप क्या, मतलब बिकॉज यू हैव दी मशीन टू टेस्ट समथिंग डजंट मीन दैट आई हैव टू गेट इट टेस्टेड। एनी केस वी टुक आई मीन वी मतलब मिनिस्ट्री टुक द व्यू कि आपने नहीं लेना हमारा शहद मत लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे क्या हुआ कि हिंदुस्तान में हमारा जो शहद का दाम था वो 90 रुपये से 80 रुपये हो गया, लेकिन इट डिड नॉट इफेक्ट बिकॉज हिंदुस्तान की इतनी बड़ी मार्केट है। This sort of a thing cannot happen in Nepal or Bangladesh because वहाँ पे अगर आपको एक्सपोर्ट मार्केट है तो अगर एक्सपोर्ट मार्केट गया तो आपकी प्राइसेस कोलैप्स कर जाएंगे। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ वेरी लार्ज कंट्री, वेरी लार्ज कंट्री, लोकल कंजम्पशन इज वेरी। मैं आपको मजेदार एग्जांपल देता हूँ। हमने लीची एक्सपोर्ट जोन बनाई उत्तराखंड में, बड़ा खुश हुआ मैं कि भाई हमने लीची एक्सपोर्ट जोन बना दी, सीएम बड़े खुश हुए, वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लीची आई चेन्नई पोर्ट से एक्सपोर्ट होने के लिए, वो चेन्नई में बिक गई। चेन्नई में लीची 2 रुपये की एक पीस मिल रहा था
सो जो इंडिया का जो मार्केट है दैट इज सच ए लार्ज मार्केट दैट यू, अगर होता है एक्सपोर्ट तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो भी ठीक, दैट्स वन एडवांटेज. देन द इंफ्रास्ट्रक्चर विच अ नेशन लाइक आई मीन यू कैनॉट प्रोड्यूस, यू कैनॉट क्रिएट एन एम्स. 20 अपना आपके एक मेडिकल कॉलेज बनाने में 2000 करोड़ रुपए लगते हैं. एक IIT बनाने में उससे भी ज़्यादा पैसे लगेंगे. जो यू सी लुक एट द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट विल बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर. टुडे वी आर जनरेटिंग 2 लाख करोड़ रुपीस पर मंथ फ्रॉम GST. तो इंडिया का जो प्रोफाइल है, इंडिया का जो प्रोफाइल पिक्चर है, दैट इज़ वेरी लार्ज. यू सी नाउ इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग. चाहे आपको एम्बेसी मेंटेन करनी है, एम्बेसी मेंटेन करेंगे तो लगभग उतना ही खर्चा आएगा, चाहे आप छोटे कंट्री हैं चाहे बड़े कंट्री हैं. एंड इनफैक्ट कंट्रीज लाइक USA, उनकी एम्बेसीज वो कितनी बड़ी हैं. उनकी एक एम्बेसी में हमसे 10 गुना लोग हैं. अब मैंने अभी एक पेपर में आर्गू किया कि नाउ दैट इंडिया इज बिकम प्रॉस्परस, वी कैन इंक्रीज आवर फॉरेन सर्विस, वी कैन इंक्रीज आवर आउटरीच. लेकिन जब तक आप छोटे हैं तब तक आप नहीं कर सकते. जैसे ही आप बड़े होते हैं, यू कैन क्रिएट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन क्रिएट बेटर रोड्स, यू कैन क्रिएट बेटर इंस्टीट्यूशंस, यू कैन हैव मोर प्रोग्राम्स. सो साइज हैज इट्स ओन एडवांटेजेस. तो हमारे आसपास जो सारी कंट्रीज हैं वो छोटी है, इसकी वजह से इसका एक इम्पैक्ट तो पड़ता है. बट लेट मी टेल यू दैट बांग्लादेश इज डूइंग वेरी वेल. बांग्लादेश इज डूइंग वेरी वेल. बांग्लादेश की they've gotten much better. In fact, उनकी per capita इंडिया से बेटर हो गई है. So it's fine. I mean, so you know, it is because एक तो चीज़ ये ना कि इंडिया is so large कि the best thing about the worst is every statement that you make about India is true and it is equally false. You know, so you know, India is growing. Yes, India is growing. India is developing. It's developing. India में inequality भी है. India में poverty भी है. India में growth भी हो रही है. India में disturbance भी है, ये भी है. So it's such a large country. That is why it's a subcontinent. सिंगापुर तो एक छोटी कंट्री है बट वो बहुत प्रॉस्परस है. वेरी वेल मैनेज और बहुत ही जल्दी उन्होंने बहुत तेजी से ग्रो किया. बहुत जल्दी और बहुत तेजी से तो नहीं कहेंगे. मतलब देखो, they got independence around our time. They got independence around that time, and it was a small country. And they're doing much better than us. Yes, they're doing better than us, but they do not have a political clout. देखो, जब भी आप किसी देश की बात करेंगे तो हर देश में can Singapore ever think of becoming a permanent member of the United Nations Security Council? अभी वो कंसीव भी नहीं कर सकते. हर स्टेट का, हर एरिया का एक क्रेडिबिलिटी होती है, एक चीज़ होती है. तो नेशन को देखने के लिए, नेशन में उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, उसका सब चीज़ देखना पड़ेगा. 10 साल के अंदर 2047 में, जब भी when you are my age, at that time, given the strength of India, where will Singapore be? So don't look at countries in the ratio of 5 years, 10 years, 20 years, 30 years. मैंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है कि हम जो इंडिविजुअल्स हैं, वी लुक एट आवर एज इन टर्म्स ऑफ डेकेड्स. मुझे लगता है कि मैंने 6 दशक पार कर दिया तो मैंने बहुत कुछ उपलब्धि हासिल कर दी. जब 80 साल का आदमी हो जाता है तो उसको हम यूज़ करते हैं कि वो दृष्टा सहस्त्र चंद्रा, कि हमने 1000 बार चांद को देख लिया, राइट. तो 80 साल बहुत है, लेकिन देश की लाइफ में, सिविलाइजेशन की लाइफ में कुछ भी नहीं है. तो जब आप इसको लॉन्ग स्पैन में देखेंगे तो यू विल फाइंड कि राइट, सिंगापुर हैज़ मेड सम डेवलपमेंट, बट सिंगापुर विल नेवर बिकम अ कंट्री विच विल सेंड अ मिशन टू द मून. Will Singapore ever want to send up will have a Mars mission? Will Singapore ever want to have a blue water navy? Will Singapore ever want to do that? It cannot do that. You have to be the size of India to have a blue water navy, to have aircraft carriers, to control the Straits of Malacca. You need that size. So yes, Singapore has done well. Good luck to them. Very good. But you cannot compare. You see, India, China are continental powers. These are powers that are going to have a very profound influence in the history of the world. Singapore cannot make a change in the history of the world. एक और चीज़ थी, आसपास की जो कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे, उन सब के ऊपर एक सटल या बहुत ही डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है चाइना का. Do you think that is a challenge? That is a reason? That is a challenge for us? That's a challenge for us. Because क्या है हमारे ऊपर चैलेंज इससे? जैसे नेपाल है, वी हैव हैड वेरी गुड हिस्टोरिक टाइज विद देम, बट अब धीरे धीरे चाइना अपने इनरोड्स बना रहा है नेपाल के अंदर. भूटान में चाइना कोशिश कर रहा है, हालांकि हमारा जो भूटान के साथ जो हमारा ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है उसमें उनकी डिफेंस की जिम्मेवारी हमारी है. तो चाइना जब उधर नहीं कर पाता तो इधर हमारे साथ थोड़ी छेड़खानी कर देता है. नेपाल के साथ हमारी 2 जगह पे बॉर्डर डिस्प्यूट है, एक पिथौरागढ़ में है और इधर नीचे मधेश साइड में है. तो ये सब डिस्प्यूट्स जो हैं, देखिए डिस्प्यूट्स 2 किस्मों की होती हैं. एक होती हैं जो अनमैनेजेबल होती हैं और एक होती हैं जो मैनेजेबल हैं. मेरे ख्याल से तो जो हमारी LOC और LAC वाली डिस्प्यूट्स
हैं वो थोड़ी ज़्यादा सीरियस किस्म की डिस्प्यूट्स हैं। बांग्लादेश के साथ हमने अपनी जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के तहत हमने अपने समझौते कर लिए। अब टाइम आ रहा है कि हम इसको भी देखें, हमारी LAC और LOC को भी। LOC और LAC में क्या डिफरेंस होता है? LAC is the line of control and LOC is the line of control and the LAC is the line of actual control. Okay. Between India and Pakistan, we have the LOC, which is the line of control, which is recognized because जो हमारी 1949 में जब सीज फायर एग्रीमेंट हुआ कश्मीर को लेके, उसके बाद में 65 में, उसके बाद में 71 में, उसके बाद कारगिल वॉर में, ये वॉर रिटर्न टू LOC। तो LOC हो गया हमारा पाकिस्तान के साथ। LAC इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बिकॉज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की कोई ग्लोबल रिकग्निशन नहीं है। Okay. लेकिन LOC जो है, बिकॉज हमने और पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया कि चलो अब आप यहाँ तक विड्रॉ कर, जो हम यहाँ तक विड्रॉ कर जाते हैं। जैसे जब 1965 में जब लड़ाई हुई इंडिया और पाकिस्तान की, तो जो ताशकंद में समझौता हुआ उसमें क्लियर था कि आप अपनी LOC मतलब वी विल अपनी साइड पे, अब हम हमारी साइड। दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल। अब चाइना के साथ हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। उसका मतलब बहुत क्लैरिटी नहीं है, मतलब इट्स नॉट इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड सच, इट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और हम अपना एजर्ट करते हैं, वो अपना एजर्ट करते हैं। लाइन बहुत क्लियरली डिमार्केटेड भी नहीं, बिकॉज अनलाइक इन द केस ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जहाँ तक हमारा ये जो अदर देन देखिए जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इस एरिया में तो सब बड़ा क्लियर है, और जो हमारा जम्मू कश्मीर में जो हमारा डिस्प्यूट है पाकिस्तान के, उसमें भी बड़ा क्लियरली लेट डाउन है कि कहाँ पे पूंछ आता है, कहाँ पे क्या आता है। दैट लाइन्स आर वेरी क्लियरली ड्रॉन। इन द case of China, LOC and LAC are not reflected on this map. Okay. Because this map reflects the borders of the country as recognized by the Schedule 1, Article 1, Schedule 1. इसी एरिया के अंदर आपका स्काई चिन भी आएगा, आपका पाक गिलगिट बाल्टिस्तान भी आएगा, जिसको जो हमारे मैप में हम क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली हमारे कंट्रोल में नहीं है। और अब जैसे चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में दिखाता है, वो हमारे कंट्रोल में है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डी ज्यूरे एंड द डी फैक्टो मैप्स। और लेकिन देश को बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। बड़ा फर्क पड़ता है कि इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में तो पड़ता है। नहीं, मतलब मैं ये पूछ रहा था क्वेश्चन कि चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश, अभी उन्होंने नया मैप रिसेंटली वो हुआ, फिर उसके बाद हमने अपना नक्शा निकाल दिया, हमने अपने नक्शे में उसको चेंज कर दिया। तो चाइना बोल रहा है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश उनके मैप में दिखा रहा है कि उनका है। इससे इंटरनेशनली कोई इंडिया को नुकसान है? बहुत, इसको इसी इंटरनेशनली जो इश्यूज होते हैं ना, वो कंट्री टू कंट्री होते हैं। हर कंट्री अपना मतलब निकालता है उससे। और फैक्ट रिमेन्स कि इंडिया एंड चाइना आर ग्रेट ट्रेडिंग पार्टनर्स। आपको हैरानी होगी कि आई एम श्योर यू आर अवेयर कि हमारे कम से कम 12 से 15,000 स्टूडेंट्स वहाँ मेडिसिन कर रहे हैं, MBBS के लिए जा रहे हैं। yes. तो कोई रोक टोक तो है नहीं। तो बहुत जगह पे हम कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत जगह में हम ट्रेड भी हमारा बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है। तो ऑल टाइम हाई पे किसी जगह पे हम कोलैबोरेट करते हैं, किसी जगह पे हम कोऑपरेट करते हैं, किसी जगह में हम कम्पीट करते हैं। देखिए जो इंटरनेशनल रिलेशंस का, और इसमें भी हमारी अपनी मिनिस्ट्रीज में भी दो भेद हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, दे वांट क्लोज रिलेशन विद चाइना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अपना व्यू है। तो ये चलता रहता है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट को हमें उस सेंस में नहीं लेना चाहिए। देयर इज नो सच, आई मीन ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को नहीं देखना चाहिए। बट डू यू थिंक चाइना से हमको खतरा है? You know, the question has to be more nuanced. Okay. Because खतरा कोई immediate खतरा तो है नहीं, लेकिन खतरा in the sense ये है कि yes, China is trying to nibble into our territory. लेकिन अब वो ज़माना गया कि जब चाइना ने निबल करने की कोशिश की और हम रिएक्ट नहीं करें। वी आर ऑल्सो रिएक्टिंग टू इट, वी आर ऑल्सो डूइंग आवर थिंग्स। हम भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है। अब जो तिब्बत को और ताइवान को हमने, बिकॉज हमने तो ताइवान की भी ट्रेड रिप्रेजेंटेशन यहाँ ले रखी है, मुंबई में है ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया हैज़ अ रिप्रेजेंटेटिव इन ताइवान। हम उनके जो स्टेट्स ऑफ मलक्का में उसको कर रहे हैं, जो क्वाड में जो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वी आर कॉर्नरिंग चाइना। तो इट्स अ क्वेश्चन वो चलता रहेगा। अभी आज की डेट में चाइना की GDP और पावर हमसे कहीं ज़्यादा है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है
The growth rate of India is higher than that of China. Growth rate of India is higher than that of China. Demographic dividend of India is higher than that of China. And you see, कुछ historical हमसे रहा कि हमने Security Council में position नहीं ली, लेकिन over a period of time, I think these two countries will continue to compete. But एक तो समय लगता था कि इंडिया बिल्कुल ही पीछे रह जाएगा. अब look at the situation in 1962 and look at the situation today. Today there are more Indians in research in the US than the Chinese. There are more Indians, and you see the advantage of English language is accruing to India more than it is accruing to China. मतलब if you look into the international, चाहे वो आप देखो ना, चाहे Google हो, Microsoft हो, World Bank हो, मतलब there are more Indians than China's per capita. So these are things. And एक मैं और चीज़ आपको बताना चाहूँ, there's only one country जहाँ rural poverty बहुत intense है, जैसे वो चाइना में है. I have been to China 2-3 times. Let me tell you that in China, you cannot. China में तो 2 countries हैं. You have to be a citizen of Beijing to live in Beijing. आप चाइनीज हैं ये मतलब नहीं कि आप बीजिंग चले गए. यहाँ इंडिया में तो जहाँ आप दिल किया आप उठ के चले गए. आप यू फ्रॉम छत्तीसगढ़, आप आ गए बॉम्बे, आप नासिक में आप चले गए पंजाब. नो क्वेश्चन, यू फ्री टू सेटल एनीवेयर इन द कंट्री. बट चाइना में इफ यू आर नॉट अ रेजिडेंट ऑफ बीजिंग, यू कैन नॉट बी इन बीजिंग. China is actually many countries. One myth that I want to share with everybody is that China is actually not one country. China is many countries. And there's only one country in the world where there are more disputes on land than India, that is China. China का तिब्बत में, because तिब्बत थोड़ी रिकॉग्नाइज कर रहा है चाइना को. चाइना ने एजर्ट किया हुआ. यस, कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारे पे भी एलिगेशंस कैन बी मेड कि हमने एजर्ट किया हुआ, लेकिन हमारा एजर्शन वाला एरिया कहाँ है, क्या है. एंड जो हमारा एजर्शन वाले, उसमें भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन तो ही रही हैं ना. अब जैसे चाहे वो लद्दाख में हो, इलेक्शंस तो हुआ, उसमें जो वो पार्टी जो कांग्रेस वो जीती, वहाँ पे रिजेंटमेंट एक्सप्रेस हुआ, तो ठीक है, हुआ. That's all right. I mean, मिजोरम में जो पार्टी जीती है, that's different, it's fine. But in our system, this is happening. चाइना का तो डिस्प्यूट मंगोलिया के साथ भी है, चाइना का डिस्प्यूट तो तिब्बत के साथ भी. चाइना का अगर आप मैप देखेंगे और चाइना में अगर आप डिस्प्यूटेड एरियाज देखेंगे, तो that's more than here. रूरल पॉवर्टी चाइना में कहीं ज़्यादा है हमसे. आप एक शंघाई को देख के या एक बीजिंग को देख के देश का कैरेक्टर तो नहीं, यू कैन नॉट से. तो वही तो मैं बता रहा था आपको कि आप चले जाइए हैदराबाद, चले जाइए चंडीगढ़, एंड यू कैन कम आउट एंड से दैट इंडिया इज ग्रेट. बट द मोमेंट यू स्टेप आउट, देन यू रियलाइज दैट इंडिया इज मेनी इंडियाज. एंड चाइना के जो लॉसेस हैं, वो तो पता नहीं ना किसी को कितने लॉसेस हैं. Exactly. हमारा जो लेट अस से सम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आई मीन यूटिलिटी कंपनीज, इट्स क्लियर कि दे आर नॉट डूइंग वेल. तो इट्स क्लियर दैट दे आर नॉट डूइंग वेल. अब आपने सब्सिडी देनी है तो भी क्लियर है कि सब्सिडी आपने दी है. अब जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अब कई जगह में कई स्टेट्स ने बसों में फ्री कर दिया महिलाओं को. वी कैन हैव अ डिस्कशन, डिबेट ऑन दैट. आई थिंक इट्स ओके. बट दी लॉसेज आर बीइंग फैक्टर्ड इन, राइट. चाइना में तो पता ही नहीं क्या लॉस हो रहा है, क्या गेन हो रहा है, और उसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है उसके बारे में भी हम अंदाज़ा नहीं है. चाइना में यू ओनली गेट टू सी what is shown about China. I can tell you that I was in Taklakot in Tibet, in China. The place stinks. I mean, you cannot use the toilets there. They're so dirty. And there's no such thing as sewerage lines or something. Yet roads जो हैं, roads में I would say full marks. I mean, the roads are perfect. रोड्स बहुत बढ़िया है. ट्रेड के लिए यूज़ करना है, ट्रेड के लिए यूज़ करना है, बॉर्डर तक जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. एवरीबडी सेइंग कि इंडिया विल बिकम a very superior power in the world, right? And we are competing neck to neck with China. Like not today maybe, but at some point हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज compete करेंगे. आपको क्या लगता है, क्या रीज़न की वजह से चाइना नहीं बड़ा बन पाएगा या नहीं जीत पाएगा? Challenges of China are that, you see, you cannot have economic development, commercial development without democracy. Rule of law is very important. इसीलिए इंडिया में भी जब हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आई मीन व्हाट आर दी, यू गिव द एग्जांपल ऑफ सिंगापुर. इट्स वेरी इजी टू सेट अप अ बिजनेस, वेरी इजी टू क्लोज अ बिजनेस. जितने आपके लॉज ट्रांसपेरेंट होंगे उतना ईजी होगा. When you compare it with India and China, yes, at the moment it appears कि चाइना में आप फटाफट, लेकिन चाइना का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो तो सामने नज़र नहीं आ रहा ना. अब जैसे चाइनीज़ रूरल हाउसिंग बैंक जब कोलैप्स किया है, तो यू हैव सीन व्हाट द सिचुएशन है. चाइना का कोविड रिस्पॉन्स और इंडिया का कोविड रिस्पॉन्स कितना फ़र्क है.
There's a lot of difference between the COVID response in India and the COVID response in China. So we only look at, in the case of China, I think one of the things that India has to do is we need to increase a lot of our scholarship on China. There are not more than 4 or 5 universities in India which are studying Chinese. Chinese studies बहुत कम है. We need to invest a lot in our neighborhood. We need to understand them more. And we need to debunk a lot of their myths. That is where soft power comes in. China ने इंटरनेशनल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में अपने आप को 3rd पोजीशन पे ले आए हैं, क्योंकि चाइना का जो बजट है, कल्चरल बजट जो है, दैट इज 15 times दैट ऑफ द यूएस. एंड देयरफॉर एंड यू नो हाउ रैंकिंग्स आर डन, आई मीन कैसे रैंकिंग्स होती है. बताओ कैसे होती है, आपको पता ही है. आप बताओ. Why not? सबके लिए बताओ. No, rankings are a function of many things. So what happens is that when you invest in your PR, when you invest in all these things, I mean, China का एक बनाया तो है. They are intelligent people. I mean, you have to give it to them that they are bright people, they are intelligent people. They invest a lot in the public diplomacy, and they're doing this Belt and Road Initiative. वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं. अब कई जगह में चाइना, जैसे अब चाइना ने 2010 से लेके 2015-16 तक बहुत कंट्रीज़ में उन्होंने लैंड एक्वायर की. इंडिया कुड नॉट डू दैट बिकॉज हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा वो इश्यूज थे. फिर इंडिया ने पोजीशन लिया कि ये पूरा पोजीशन ही गलत है. तो देयर आर मेनी वेज इन विच यू आर कम्पीटिंग विद चाइना, and it's a good competition. So it's perfectly fine. I mean, I don't see, I mean, I don't feel envious or scared or jealous of China. Let me put it like this. They are at the moment better than us in terms of economic growth. But economic growth is not everything. For that matter, Singapore में भी आप कह तो देते हैं सिंगापुर में ठीक है, सब ठीक है. Even a show like yours would have a problem in Singapore. क्यों? You can't speak anything against the government. Do you think by 2047 हम लोग चाइना को बीट कर सकते हैं? देखो, मेरा जो अपना असेसमेंट है, yes, for certain, because what will happen is that in terms of new technologies, especially IT and BT, we are neck to neck. And the other thing that is happening is that बायोटेक्नोलॉजी में और नए वैक्सीन में, नए फार्माकोपिया में, नई इंटरनेशनल उसके अंदर we have an edge over China. That's my assessment based on my reading of the situation. And we will have lesser conflicts. हमारा जो डायस्पोरा है उसका भी जो इन्फ्लुएंस है वो और बढ़ेगा आने वाले दिनों में. That will do better. Got it. Okay, so 2047 में there's a possibility for us to go. I would want it to be much earlier because I don't want to be too old by that time. I want it to happen faster. You see, I would prefer to have it by the time I'm 70, 75. Because next 10 years, like next if you 10 want to years, get it I done. would love to see India in a pole position by then, which India can. सबसे vulnerable कौन सी border है इंडिया की, या कौन सी ऐसी border है जहाँ पे easily attack किया जा सकता है इंडिया पे? that will be up in that Jammu Kashmir sector because उसमें LAC, LOC दोनों का वो है. So that is a vulnerable thing because the Himalayas are vulnerable. So it's a tough area because बाकी तो हमारे यहाँ कोई खास major. So from side of China or from side of Pakistan? Side, you see, Pakistan, China are the same actually. At one level, they are the same because the proxy war which ISI does on India is all done with the blessings of China. और जब इंडिया और पाकिस्तान का कुछ हुआ है तो China has always tried to butt in. 65 में भी ये किया, 71 में भी ये किया और कारगिल में भी ये किया. तो they are together because you must understand that Pakistan cannot do anything by itself. पाकिस्तान नीड्स द सपोर्ट ऑफ चाइना फॉर डूइंग इट. और चाइना और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल फंक्शनल है क्योंकि कोई कल्चरल, एस्थेटिक, स्पिरिचुअल, मतलब इकोनॉमिक तो है लेकिन अदर जो वो सब में है, लेकिन कोई कल्चरल सिमिलरिटी थोड़ी. इनफैक्ट देयर इज मच ग्रेटर कल्चरल सिमिलरिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मच ग्रेटर स्पिरिचुअल कनेक्ट, मच ग्रेटर इमोशनल कनेक्ट. मतलब चाहे इवन इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, चाइना क्रिकेट थोड़ी खेलता है मतलब कम से कम इंडिया पाकिस्तान दोनों क्रिकेट तो खेलते हैं. एवरी इंडियन वुड नो द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 5 Pakistani batsmen, 5 Pakistanis, and I think all of Pakistan knows about our Bollywood heroes, about our Bollywood heroines, So we know their singers, they know their singers, they know we our know their people. batsmen. But I doubt very much if you go to anybody in Pakistan and ask him, other than the names of the political leaders, would they know anybody? What do you think कि इंडिया
कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है? India's soft power comes from our ability to transact in the world. It comes through yoga, it comes through our cultural heritage, it comes through our spiritual heritage, it comes through our classics, it comes through our Bollywood, it comes through sports, it comes through so many other things. So, Kapil Dev is soft power. Kohli is soft power. Neeraj Chopra is soft power. Sania Mirza is soft power. All our tennis players, they are soft power. Our chess champions are soft power. So all this is soft power. Fogart sisters are soft power. This is what makes a nation great. This is how we have to look at soft power. Is not something that is out there. Soft power is how much you're in the news all over. ऑल ओवर, मतलब दुनिया में सॉफ्ट पावर का मतलब है कि आपकी बात मान ली जाए विदाउट हैविंग टू without having to exert yourself, without having to use weapons for it. And India's soft power, whether it is, in fact, I would say कि पुराने ज़माने को छोड़ दें अगर हम, तो I think India's soft power, I would say Swami Vivekananda's address to the Parliament of Nations, Chicago, a different way of looking at the world. But usually masses पे अगर soft power influence चाहिए होता है, so it's usually either through addiction or entertainment, right? And अगर आप देखोगे तो एंटरटेनमेंट मतलब म्यूजिक, एडिक्शन मतलब फूड, आई वुड जस्ट पुट इट इन दिस वन वर्ड. ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपका के पॉप बहुत चल रहा है. एग्जैक्टली, दैट्स अ कोरियन सॉफ्ट पावर. तो एंटरटेनमेंट आ गया. सेम पूरे इंडिया में आप देखो तो अमेरिकन फूड हम बहुत ज्यादा खाने लग गए. दैट इज ट्रू, दैट इज अ एडिक्शन, राइट? So तभी कॉफी वाज वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल्स व्हाई इट हैपेंड. सिगरेट्स वाज वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल्स व्हाई अमेरिकन मेड इट वेरी पॉपुलर. तो ये सारा सॉफ्ट पावर यूजुअली लोग या तो एंटरटेनमेंट के थ्रू बढ़ाते हैं या एडिक्शन के मीन्स के थ्रू बढ़ाते हैं. एंड अमेरिका हैज डन अ ग्रेट जॉब. अगर टॉप 3 आपको रैंक करने हो कि ये इन्फ्लुएंसेस काफी प्रोमिनेंट है और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, योगा इज वन. I would say yoga, then our spiritual, cultural. Yeah, even I feel spirituality is becoming a very big thing. Becoming a very important. Bollywood and entertainment, our ability in sports. These are some of the things which I think science, IT, BT. These are this is the soft power of it. I mean, I look at IT. I mean, you cannot IT think is of heavy sort. IT is heavy sort. BT, biotechnology, Corona. I mean, there's our ability to handle COVID. That was a great power. One also I feel कि एक सॉफ्ट पावर है, शायद वो लोग बात नहीं करते लोग की. इट्स कॉल्ड वर्क एथिक. बहुत सिंपल है, जिसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा अच्छा इन्फ्लुएंस न्यूज़ में मारने लग गए अराउंड द वर्ल्ड. लाइक वाई सो मेनी कंपनीज, जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनी है, इंडियन को ही आगे रैंक्स पे लेके जाती है, अपनी सी स्वीट पे लेके जाती है, CEOs बनाती है, बिकॉज ऑफ द वर्क एथिक. एंड दैट इज बिकमिंग सो एविडेंट. आई वुडंट से लीडरशिप क्वालिटीज, बट इट्स अ वेरी स्ट्रांग, because of the very competitive system through which we get people into IITs. So work ethic and competitiveness, that's what I meant. Absolutely. कि हम लोगों को compete करना आता है, and then we are just at it. Yeah. So that is becoming evident around the world. All the big companies in the world, वो Indian CEOs ले रहे हैं, and that's the reason. और उसके बारे में बात नहीं is a very very prime example of this, you know. अच्छा, और अगर आप देखें तो जो IPKF में, मतलब इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, UN मिशंस में, so I think all this is making a lot of difference. Do you think, a question, कि नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, पूरी कंट्री में एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज, सिर्फ एक कॉमन लैंग्वेज सिखानी चाहिए पूरे देश में? You feel so? It can be, वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, कुछ भी. Like the country can come together and choose one. कहना आसान है कि ये किया जाए, लेकिन इससे मैं पूछ रहा हूँ, like do you think it should be done or no? मेरे ख्याल से तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी धीरे धीरे हिंदी सीख रहा है, और हिंदी के अंदर बहुत सारे अंग्रेज़ी के शब्द आ रहे हैं. देखिए, आज की जो हिंदी है वो हिंदी 60-70 के दशक वाली हिंदी नहीं है. आज कोई हिंदी में नहीं कह रहा कि आप रेलवे को लोहपथ गामा नहीं कहिए. आज हिंदी में कोई नहीं कह रहा कि हर भाषा का एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है. वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जैसे इवॉल्व होता है, तो बहुत सारी, अब मैंने शब्द यूज़ कर दिया इवॉल्व, अब हमारा बात तो हिंदी में हो रही है, लेकिन आई थिंक 90% I'm sure 90% लोग मान रहे हैं, समझ विकसित. अब इनफैक्ट एक जो क्रेडिट आई लाइक टू गिव टू प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इज कि ये अपने हर स्पीच में बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी के शब्द यूज़ करते हैं. इससे हिंदी और इंक्लूसिव होती जा रही है.
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिंदी, बम्बैया हिंदी जैसे, बम्बैया हिंदी तो बम्बैया भाषा तो अलग है ना. इट इज़ नाइदर हिंदी नॉर मराठी नॉर इंग्लिश. आता है, जाता है, करता है. वो ग्रामेटिकली तो अपना ही एक बना के ठीक है. दैट इज ऑल्सो फाइन. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. यू सी, ग्रामेटिकली हम अपनी मातृभाषा में सोचते हैं. यू नो, when you are making a sentence, you are making the sentence in English, in Hindi. But you use a lot of English words. Yes. तो nouns English से आते हैं, ग्रामर आपकी ओरिजिनल रह जाती है. तो एक बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन हो जाए. दिल मांगे मोर वाला सीन है ना. अब कोई भी, जितने भी हमारे नोटिस हैं, चाहे वो अमूल की एडवर्टीजमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें इम्पोज नहीं की जा सकती. कभी भी दुनिया में कोई भी भाषा आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं की गई. आई विल गिव यू द एग्जाम्पल. मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूँ कि क्यों भाषाओं को इंक्लूसिव होना चाहिए. जब शेक्सपियर ने अपनी मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबथ, वो सब चीज़ें लिखी, तो अंग्रेज़ी की वोकैबुलरी में 70-80 हज़ार शब्द थे. तो वही शब्द बार बार रिपीट होते थे. आज अंग्रेज़ी में कितने शब्द हैं? टुडे इंग्लिश इज क्लोज टू 2 million वर्ड्स. सो व्हेन यू हैव 2 million वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ रियलिटी, तो वो भाषा प्रॉस्परस कर रही है. वो भाषा क्यों इवॉल्व कर रही है? हिंदी में जब तक तंगदली थी तो हमने डिक्शनरियाँ बनाई, हमने सब किया, शब्दकोश बनाए, और हमने 1.5 लाख शब्द, 1.5 से 2 लाख शब्द किए, लेकिन उन शब्दों में हम ऐड नहीं करें. अब ऐड जो है, ऐड शुड बी पार्ट ऑफ अ हिंदी डिक्शनरी, इवॉल्व शुड बी पार्ट ऑफ इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी. जो हमारी रोज़मर्रा की जो भाषा है, यू नो, द लैंग्वेज दैट वी स्पीक should be included in the Hindi. जो भाषा अपने अंदर बहुत सारे शब्दों को इनकॉर्पोरेट करेगी, वो भाषा आगे बढ़ती जाएगी. और जो भाषा तंगदिल होती जाएगी, जो हर चीज़ में ओरिजिनल प्यूरिटनिज्म ढूंढना चाहेगा, वो नहीं होगी. इंग्लिश भी तो आफ्टर ऑल लैटिन से इवॉल्व है. इंग्लिश कौन सा, कोई भी भाषा स्टैटिक नहीं होती. दैट इज समथिंग दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड. अ लिविंग लैंग्वेज ऑलवेज इवॉल्व्स. इट्स ओनली अ डेड लैंग्वेज लाइक लैटिन. डेड लैंग्वेज है, ठीक है, अच्छा है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा. यू नो, लीगल लैंग्वेज है, ठीक है, चेंज नहीं होगा. लेकिन जो लिविंग लैंग्वेज है, लिविंग लैंग्वेज तो इवॉल्व करेगी ही. अगर लिविंग लैंग्वेज इवॉल्व नहीं कर रही है तो उसका मतलब है उसमें प्रॉब्लम है. अंग्रेजी में हर साल कितने नए शब्द आ रहे हैं. इमोजी अंग्रेजी ने फटाफट अडॉप्ट कर लिया. मुझे अभी डाउट है कि वेदर हमने हिंदी की डिक्शनरी में इमोजी को इंक्लूड किया कि नहीं किया. लेकिन रोज़मर्रा की लाइफ में तो आप इमोजी यूज़ कर रहे हैं ना, तो वी शुड इंक्लूड इट. दैट इज़ द पॉइंट. डू यू थिंक कि इसकी वजह से इंग्लिश एक डोमिनेंट लैंग्वेज बनती जा रही है अराउंड द वर्ल्ड? क्योंकि जैसे स्पेनिश में भी स्पैंग्लिश करके एक वर्ड है, हिंदी में भी लाइक इंडिया में भी एक हिंग्लिश करके एक चीज़ बनती जा रही है, चाइना में सेम ऐसे ही हो रहा है. एक चीज़ अराउंड द वर्ल्ड उनकी लैंग्वेज इंग्लिश के साथ मिक्स होकर एक अनदर लैंग्वेज बनती जा रही है. अदर थिंग इज कि अब अंग्रेजी भाषा इज नो लॉन्गर द क्वींस इंग्लिश. इट इज डेमोक्रेटाइज्ड. ट्रू. और वो जो डेमोक्रेटाइज हो गई जो भाषा, इसमें अब वो सबकी भाषा होती जा रही है. विच इज़ वेरी गुड, नॉट वेरी गुड. देखो, एक चीज़ जो बहुत अच्छी हो गई इंडिया में वो ये थी कि हमने अपनी स्क्रिप्ट को रिटेन किया. जो प्रॉब्लम, जब मैं इंडोनेशिया जाता हूँ या मलेशिया जाता हूँ या टर्की जाता हूँ, तो उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट घुमा दी. ये एक बहुत अच्छा चीज़ हुई. ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि हमने अपनी स्क्रिप्ट को रिटेन कर लिया. क्योंकि एक ज़माने में ये भी एक मूवमेंट थी कि हम हिंदुस्तानी को रोमन में लिख दें. सो फॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ. तो हमने अपनी देवनागरी जो थी उसको हमने रिटेन किया. देवनागरी इज़ वेरी गुड बिकॉज देवनागरी लगभग महाराष्ट्र में भी यूज़ हो जाती है, नेपाली में यूज़ हो जाती है, और बहुत सारी जो हमारी लिंग्विस्टिक हैं उसमें देवनागरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. तो ये हो जाता है. स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट भी बड़ी मज़ेदार है. जैसे अब ये पंजाबी जो है, पंजाबी को 3, आप जैसे सिंधी में भी एक शाहमुखी स्क्रिप्ट है और देवनागरी स्क्रिप्ट है. आप मतलब उर्दू में भी सिंधी लिखते हैं और देवनागरी में भी सिंधी लिखते हैं. तो बोलने की जो हमारी भाषा है और जो रिटन भाषा है, जो रिटन स्क्रिप्ट है, उसमें फिर नुआंस आ जाएगी. जो सिंधी जो पाकिस्तान में रह गए, उनकी सिंधी धीरे 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 उसके अंदर ज़्यादा पर्शियनाइजेशन, ज़्यादा उर्दू के शब्द आने शुरू हो जाएंगे. और जो सिंधी इंडिया में रह गए उसके अंदर ज़्यादा संस्कृत के वर्ड्स और ज़्यादा ये सब शब्द आने शुरू हो जाएंगे. तो ये एक लिविंग डायनामिक कॉन्सेप्ट है, इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए. बट ये नेम्स चेंज क्यों होते हैं? मद्रास, तमिलनाडु, बिकॉज एक मैसूर, कर्नाटका, प्राइड है ना, एक एजर्शन है, एक प्राइड है. एज एन आउटसाइडर, जो मैं मुंबई से नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों बॉम्बे और मुंबई के बीच में ऐसा होता है. जो नाम से मैं अपने आप को पुकारना चाहता हूँ,
वही नाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नाम तो इसलिए चेंज हुए क्योंकि फोनेटिकली अंग्रेज उसको बोल नहीं सकते थे। जैसे मेरा बट ये सारे तो अंग्रेजों के बाद चेंज हुए। नहीं, ये तो मतलब जो मुंबा देवी को तो अंग्रेजों ने बॉम्बे बनाया ना, बिकॉज दे कुड नॉट से मुंबा देवी। जैसे जहाँ मैं पढ़ा हूँ जलंधर, उसको जब तक जो मेरा हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट, इट सेज चोलांडर कैंट, JULLUNDUR, चोलांडर कैंट। नाम तो उसका शुरू में तो जलंधर ही था ना, नाम तो शुरू में जलंधर था, अंग्रेजों ने उसको जलंधर किया, हम दोबारा उसको जलंधर कर दिया। मद्रास का नाम तमिलनाडु क्यों हुआ? ये उसमें तो पुराना नया कुछ भी नहीं था। नहीं था, बिकॉज मद्रास वाज अ नेम that was given by the Britishers. ये चेन्नई जो है, चिन्ना देवी टेम्पल जो है, चेन्नई is actually named after Telugu goddess. तो they wanted that name change, उन्होंने they wanted because एक समय था हमारे देश में 50s 60s में जब हम हर चीज़ जो अंग्रेज हमको दे के गए थे हम उसको हटाना चाह रहे थे, बिकॉज चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो बाकी चीज़ें हो, तो एक मूवमेंट था। अब वो मूवमेंट नहीं है, क्योंकि अब क्योंकि देखिए जब आदमी कमज़ोर होता है तो अपनी आइडेंटिटी इधर उधर खोजता है, जब आदमी स्ट्रांग हो जाता है फिर वो अपनी आइडेंटिटी उसकी अब आइडेंटिटी इंडिया है, तो अब आइडेंटिटी इंडिया है, तब आइडेंटिटी थोड़ा डिफरेंट। जैसे अब वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी कह रही है कि मेरा नाम, दे वांट टू चेंज द नेम ऑफ वेस्ट बंगाल टू बांग्ला और बंगाल, और वो भी भारत सरकार राजी नहीं हो रही उस पर, बिकॉज उस पर भी एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है। बिकॉज ये सवाल कई बार आता है ना कि जब पंजाब का नाम ईस्ट पंजाब हो गया, पंजाब जब डिवाइड हुआ, पंजाब जब 2 हिस्सों में बटा तो वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब हो गया, तो वेस्ट पंजाब वेंट टू वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पंजाब केम टू इंडिया। अब जब बंगाल ने कहा कि हमारा नाम भी आप ये कर दो, अगर तो वो तब हो जाता जब तक बांग्लादेश नहीं बना था, तब तक इट वुड हैव बीन रिलेटिवली इजी। अब ये सवाल आ गया कि एक तो स्टेट बन गई बांग्लादेश, न्यू कंट्री बन गया बांग्लादेश, अब क्या एक स्टेट का नाम एक कंट्री के नाम के पीछे हो सकता है? दैट्स द रियल इशू नाउ। मतलब सो अगर की चीज़ें अगर एक समय पे हो जाएं तो हो जाती हैं, अब नहीं, और नहीं होती तो फिर नहीं होती। और एक मैं और आपको बात बताना चाह रहा हूँ विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि एक समय में 1954 में बंगाल एंड बिहार वांटेड टू मर्ज। ओके, हुआ ये कि 1953 में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ, और इस अधिवेशन में BC रॉय आए। BC रॉय अपने ज़माने के बहुत बहुत ग्रेट लीडर थे। ओके, एंड यू सी आजकल तो मतलब बहुत गैप हो गया है PM और CMs के बीच में, लेकिन उन दिनों में बिकॉज ऑल ऑफ देम हैड बीन पार्ट ऑफ द सेम फ्रीडम स्ट्रगल, तो BC रॉय, नेहरू, दे वर ऑल, आई मीन श्री कृष्ण सिन्हा, ये सब मूवमेंट में एक साथ थे और इनकी अच्छी आपस में बातचीत होती, कमराडरी। तो इन्होंने देखा, BC रॉय ने देखा कि पंजाब में जो रिफ्यूजीज आए थे उनकी रिसेटलमेंट 3 साल में बड़ी ज़बरदस्त हो गई थी। ओके, क्योंकि जो एग्रीकल्चर्स थे, जो जाट सिख्स थे, उनको लैंड मिल गई, वो हरियाणा में सारे एरिया जो खाली थे उसमें उनको लैंड अलॉटमेंट हो गई, और पंजाब से क्योंकि बहुत मुस्लिम्स को निकाला भी गया, पंजाब में एक पॉपुलेशन एक्सचेंज हुई, मुस्लिम्स वेंट आउट, हिंदूज एंड सिख्स केम इन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बट हरियाणा विच वॉज नॉट अ वेरी पॉपुलेटेड एरिया, तो इतना ये जो आज जो हरियाणा में पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, ये सब पंजाब के जो लोग आए थे वहाँ से वो सेटल हुए। इसमें और जो लोग प्रोफेशनल्स थे, जो डॉक्टर थे, इंजीनियर्स थे, उनको तो प्रोफेशन में वो अब्जॉर्ब हो गए, मॉडल कॉलोनीज बन गई, लैंड की उस तरह की समस्या नहीं थी। तो उसने देखा कि पंजाब में उस समय का जो पंजाब था दैट वाज राइट अप टू द नॉर्थ ना, तब तो दिल्ली तक का पंजाब था वो। तो BC रॉय फेल्ट कि जब ये सारा का सारा इतनी अच्छी इनकी वो हो गई है सेटलमेंट, तो क्यों ना मैं जो बंगाल से रेफ्यूजीज आ रहे हैं, जो ईस्ट बंगाल से हैं, उनको व्हाई डोंट आई सेटल देम इन द एरिया विच इज टुडे झारखंड, बिकॉज बिहार के पास बहुत एरिया था और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब जो अनफॉर्चुनेटली जो लोग ईस्ट पाकिस्तान से आए बंगाल में बिल्कुल जगह की अभाव था,
सो किसी को डंडा करने भेजा गया, किसी को यूपी में भेजा गया, किसी को अंडमान निकोबार आइलैंड में भेजा गया, और कोई सुंदरबन आइलैंड में चले गए। मतलब एक कोई जगह थी नहीं, जो बंगाल जो था उसमें कोई जगह नहीं थी जहाँ पे एक नई पूरी रिसेटलमेंट कॉलोनी बना दी। जैसे पूरा फरीदाबाद जो है, अगर आप देखेंगे तो इट्स अ फुल फ्लेजेड रिसेटलमेंट कॉलोनी। सोनीपत, पानीपत, न्यू कॉलोनीज केम अप, मॉडल टाउन्स केम अप, बिकॉज लैंड थी, उस लैंड में सेटल हो सके। लेकिन बंगाल में लैंड नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बिहार और बंगाल को एक स्टेट बना लें। उस समय बिहार की पॉपुलेशन बंगाल की पॉपुलेशन से ज़्यादा थी। ओके। और ये भी था कि मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर बिहार वुड हैव गेन्ड अ लॉट, बंगाल वुड हैव आल्सो गेन्ड अ लॉट। शुरू में तो सब लोग इसके बड़े फेवर में गए। बाद में यूपी के जो कांग्रेस पॉलिटिशियंस थे उनको ये लगा कि ये तो हमसे भी बड़े हो जाएंगे, क्योंकि देश की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा यूपी ने कंट्रोल की, अब भी कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज प्रधानमंत्री वाराणसी जाके कॉन्टेस्ट करते हैं और एक लेजिटिमेसी सी आ जाती है यूपी में। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न वाई ये ज़्यादा मूव नहीं कर पाया। दिस इज कॉल्ड द रॉय सिन्हा प्रपोजल, मेरी किताब में मैंने इसको लिखा हुआ है। दोनों असेंबलीज, बिहार की असेंबली और बंगाल की असेंबली, दोनों असेंबलीज में रेजोल्यूशन पास्ड है कि हम स्टेट्स को मर्ज करेंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि बाद में फिर अपोजिशन शुरू हो गई। एक अपोजिशन सीपीएम की तरफ से भी आई, बिकॉज सीपीएम, तब सीपीएम नहीं थी, तब कम्युनिस्ट पार्टी थी। उनको एक जो बड़ा सिनिकल व्यू है वो ये है कि उनको लग रहा था कि अगर उनका पूरा वोट बैंक जो था ये ईस्ट बंगाल रिफ्यूजी से था, उनको ये लगा कि अगर ये ठीक ठाक सेटलमेंट हो गई तो शायद ये कांग्रेस के फेवर। तो अब यू ऑल्सो रियलाइज कि बहुत सारी चीज़ें हैं पॉलिटिक्स इसलिए नहीं होती क्योंकि सम पॉलिटिकल पार्टी फील्स कि ये करने से उसका ये फायदा हो जाएगा, ये करने से उसका ये नुकसान हो जाएगा। तो दीज आर ऑल इंटरेस्टिंग थिंग्स इन हिस्ट्री। शास्त्री जी के बारे में बताओ मुझे। You see, everything about Shastri is about his death and how he died. We must celebrate his life. We must celebrate his life and the journey of his life. He was a great, great, great hero. Do you think he's one of the forgotten heroes of the country? In some way? So far, yes, but I hope that my book will correct Change it. क्यों ऐसा लगता है आपको कि? You see, because what happened was that, you see, people become heroes or people are projected as heroes when there is a political gain to be made by projecting someone as a hero. No one, I mean, the Congress was taken over by Mrs. Gandhi, and they wanted to perpetuate the myth of Nehru Gandhi. So Shastri Ji was forgotten, and his tenure was also 18 months only. So nobody has actually paid attention to his contributions to this country. अभी हमने एक थोड़े दिन पहले हमें गेस्ट से बात कर रहे थे जो पॉलिटिक्स पढ़ाती हैं और सोशल पॉलिटिक्स पढ़ाती हैं DU में, एंड वो बता रही थी कि एक ऑथर ने काफ़ी अच्छा कोट लिखा था और वो ही वाज टॉकिंग अबाउट एंड आर्ग्यूइंग कि करप्शन इज़ अ ग्रीस ऑफ इकोनॉमी, राइट। एंड वो एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही थी कि करप्शन से एक्चुअली मतलब एक कुछ अमाउंट तक करप्शन डेमोक्रेसीज में या कंट्रीज में एक ल्यूब्रिकेंट जैसे ट्रीट होता है, तो वो ग्रीस होता है जहाँ जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, जहाँ पे अटक जाती है इकोनॉमी, वहाँ पे वो करप्शन वर्क करता है। टू नो दैट इज एट बेस्ट फास्ट फॉरवर्ड, यू कैन कॉल इट an alibi, you can call it a justification, but I don't justify it. I think, corruption takes place when systems are not proper. If systems are proper and good, corruption will become less and less and less. You see, in my experience and in your experience, you must have noticed that at some point of time, traffic policemen would stop you and would check your papers and would have a transaction fees. जब से CCTV cameras हो गए हैं, it is no longer possible. Because your challan comes home. If you know the SP or the Commissioner of Police, you can't do anything about it because it says that you were speeding at 108 kilometers per hour at this point. So you please pay up. So what do? You pay up, right? You're too young to understand and realize that आगे रेलवे में ट्रैवल करना असंभव था हिंदुस्तान में, because you couldn't get reservations. I mean, in fact, Bhopal was the first place जहाँ ये TT. So every time when we were your age and traveling, so you traveled, you had to bribe the TT. Today is no longer. I mean, because everything is happening online, you see. So when you move from an economy of plenty, from an economy of shortages to an economy of plenty, all these things get sorted out. So as we move from an economy of shortages to an economy of plenty, these things get sorted out. And as nations evolve,
the element of corruption and greasing becomes less and less and less, and then hopefully it should disappear completely. You see, so I don't buy this argument. I don't buy this argument that corruption is the grease or something. You know, that it's always a gap of supply demand which creates a lot of problems. This demand supply gap creates a lot of problems. Now, you know, with Ola and Uber, you know, a lot of things have got sorted out. I mean, very simple thing like आगे टैक्सी लेना मुश्किल ही था, मतलब बारिश हो रही है तो अब तो now it is all part of the thing. So अब उसको क्या कहेंगे? सर्ज प्राइसिंग को आप करप्शन कहेंगे क्या? Or would you call it a market force? It's a question of how you look at it. It's a question of how you frame the question. What is surge pricing? What is surge pricing? Is it corruption? Or is it market? Demand and supply. Demand and supply. So put it in that perspective. अब जैसे आगे क्या था, मतलब आगे बारिश हो रही है तो टैक्सी ड्राइवर ने सडनली रेट बढ़ा. अब तो बारिश हो रही है तो ऑटोमेटिकली द लॉगरिथम टेल्स यू ये रेट बढ़ जाएगा, तो उसको आप करप्शन नहीं कहेंगे. ह्यूमन बीइंग करेगा तो उसको आप करप्शन कह देंगे. लॉगरिथम कह देगा तो आप उसको सर्ज प्राइसिंग कह देंगे. इट्स ट्रू फॉर होटल्स, इट्स ट्रू फॉर एयरलाइंस. You know, you seen the airline rates, you seen the hotel rates. Yeah. How what is the fluctuation in the hotel rates? I mean, you can go to Delhi, रात को 10 बजे, you can get a very good room in 1/3 the price, which you try to book in the morning. Yeah. Right? So you've seen it happening in your own eyes. Yeah. You've seen the Indigo as a prime example. I mean, the same fare can cost you anything to anything. So that you don't say is corruption, that you call surge pricing. तो हर चीज़ का ना हम एक शब्द यूज़ करते हैं, हम एक उसका तरीका बना लेते हैं, तो उसको एक everything has to be looked at in perspective. I think perspective is very important. Text has no meaning until there's a context. Yeah. I like that. Do you think कि दुनिया में कोई एक भी देश है जहाँ पे करप्शन नहीं है? नहीं, आई वुडंट से कि करप्शन नहीं है वाला सीन तो नहीं होगा, बट देयर आर ऑब्वियसली सोसाइटीज व्हिच आर मोर करप्ट. सिंगापुर एंड देन यू नो सम ऑफ दीज स्वीडिश कंट्रीज, सम ऑफ दीज कंट्रीज व्हिच आर मोर Scandinavian countries, there's less corruption. I mean, the possibilities are much less because things are more transparent. And as you move towards the countries in different scales of development, I mean, I talk to a lot of civil servants from a lot of countries. I will not name the countries because it will not be proper, but countries which are on a growth path, वहाँ ज़्यादा होती है. And I have always said that there was more corruption in India in the 50s and 60s than now. Certainly much less corruption today. In a lot of places, in fact, क्या दूर क्या जाना. जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, तो हमें पता था ब्लैक मनी क्या है. क्योंकि चीनी 2 रुपये kg उसमें PDS में और 5 रुपये किलो मार्केट में. वेस्पा स्कूटर आप 2000 का सरकार से बाहर आके 5000 का बेच दो. मारुति कार 40,000 की कॉस्ट थी, 80,000 में मिलती थी. I mean, today, I mean, you can buy any car. I mean, the people are घर आके आपको टेलीफोन लेने में आपको लाइन पीछे भागना पड़ता था. Today, I mean, all these companies are after you कि हमसे ले लो, zero cost पे installment. It's all a function of demand and supply. And I don't think, you know, when you say that some people are inherently, you know, more well-meaning, they are less corrupt, ऐसा कुछ नहीं है. अगर जहाज लेट हो जाता है, so the chaos is the same as on a railway station. You know, in business class, when you travel, you are very happy to say, पहले आप, you know, there's lots of food available, right? अगर पता लगे कि business class में भी 4 ही खाने हैं और 10 लोग हैं, तो आपका भी behavior वही हो जाएगा. So behavior is not a function of anything inherent. Behavior is a function of what you know is available. You know, you can afford to be very magnanimous. You can afford to be very magnanimous when you know that things are in abundance. The way you behave is not function of which class or how abundant you are. The way you behave is dependent on what are the resources and how scarce they are, which is very, very evident, very true. Scarcity dictates your behavior. Absolutely. That is so spot on. कोई मैटर नहीं करता आप कहाँ से आते हो, कैसे आते हो, कितना पैसा है, नहीं है, कौन से शहर में पैदा हुआ, कौन से देश में पैदा हुआ. Scarcity अगर है तो you will behave in a different way. Absolutely. That is true. Nice line. Tell me, एक IAS ऑफिसर जो सेक्रेटरी बन जाता है, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, कितनी सैलरी होती है?
salary is not, I mean, salary is 2.25 lakh rupees plus DA. Currently the DA is about 50%, so you should be getting about 3,10,000. Okay. DA is dearness allowance. Dearness allowance. क्या होता है dearness allowance? Dearness allowance is to compensate for the increase in the inflation. Okay. So when every time there is an inflation, so your DA, that is dearness allowance, goes up. But I think one should look at it also in terms of privileges. And क्या privileges मिलते हैं? A house. Housing is a very great privilege. I mean, you living in the house that you get in Delhi. I mean, the market value of that house in New Moti Bagh or in Pandhara Road or in all these places, I mean, should be more than the salary itself. How much would be the market value of a certain house? I would think at least 4 to 5 lakh rupees. I mean, rent, no, like in terms of market value of a house. Market value of a house. Do you think it'll be like 10, 20, 30 crores? Yeah, but that's not your permanent house, ना? हाँ, मतलब जितने टाइम के लिए जब तक है, so you get to live in. तो आप मैंने बोला ना 4-5 लाख रुपए महीने का तो आसानी से होगा. 4-5 लाख रुपए महीने का तो आसानी से, and you living 4-5 लाख रुपए महीने is like 18-20 crore का हाउस होगा मिनिमम. हाँ, मिनिमम इतना तो होगा. And you know, wherever you are, you see, some things cannot be calculated in terms of cost. So taking the salute on 26th January, taking the salute on 15th August, I mean, receiving, being part of the policy making process in the country, being consulted by prime ministers, going abroad and having the national flag in front of you, that's a great honor. I mean, I was in Ankara heading the G20 workshop on agriculture. It's a great privilege. Yeah. I mean, I've gone and negotiated on basmati, as I told you, gone and negotiated on honey, for example, and you're talking to the so you know, it's not a question of and again, let us look at it. What do you need money for? You need money to lead a good life. Yeah. You need money to be able to live well. So I think the privileges and the perks, I mean, the sort of the comforts that you have. You see, I mean, if I come to Bombay or if I go to a circuit house and I stay in the BPT guest house, I mean, what am I paying? 700 rupees, 1,000 rupees, which is I mean, it's a joke, right? And in the commercial sense of the term, because I'm not dealing in commercial sense. If I'm traveling, I'm either a state guest, I'll stay in a circuit house, 500 rupees a day, 1,000 rupees a day, which is perfectly fine. And once you become joint secretary, you're doing business class travel. The level of secretary, you're doing first class travel. So in terms of, and when you're going abroad, you're staying in the best of hotels. I mean, when we are in London, we put up in the St. James Hotel, St. James Duvier, whatever it is. So, you know, in terms of life, you get lifestyle, you get a very good lifestyle. You get security as you have when you're secretary. Security is a function of the requirement. As district magistrates, you get security. As divisional commissioners, you'll get security. But as secretary, you don't really need security. So it's every thing is a function of what is the functional requirement of the job. So Home Secretary will probably get security because he's dealing with crime, he's dealing with these things. Right. Thank you so much, sir. Thank you. It was pleasure having you. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या और बेहतर हम कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट बना पाएं. I'll see you next time. ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा. एंड जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.